नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, इस दुनिया के अवरोधक सभी अलग अलग तरीके से पैदा हुए थे। जैसे कि ड्रैगन को अपनी शक्तिशाली रक्त रेखा से जन्मजात कौशल और ऊर्जा प्राप्त हुई थी, या मनुष्य वर्षों तक दुनिया के सार को ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षण लेते थे। साथ ही जानवरों के मूल को मारते और अवशोषित करते थे और उनके ऊर्जा का उपयोग करने के घातक और विनाशकारी तरीके बनाने के लिए उनके सार का उपयोग करते थे। इन जैसे लोग और जानवर आमतौर पर भाड़े के सैनिकों, साहसिक लोगों या अपने अपने राज्यों की रक्षा करने वाले सैनिकों की भूमिका निभाते थे। अब आगे 71 आवास और कौशल संयोजन। फ्रंट डेस्क पर मौजूद महिला का रवैया सख्त था क्योंकि वह सभी आने जाने वाले भाड़े के सैनिकों को संभाल रही थी। मैं आगे बढ़ा और रैंकवी कोर का ढेर लगा दिया ताकि मैं यह अनुमान लगा सकूं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। 50 रैंकवी कोर मेज पर लुढ़के महिला ने उन्हें ध्यान से गिनने में अपना समय लिया। उसकी ठंडी आवाज गूंजी। 50 विनिर्मित श्रेणी बी कोर, जो 10 पूर्ण कोर के बराबर हैं। इन्हें 100 स्वर्ण सिक्कों के बदले में बदला जा सकता है। मैंने कोर से सोने के सिक्कों की सामान्य मुद्रा में इस रूपांतरण को सुना और सामने की मेज की ओर अपनी सहमति में सिर हिलाया। अगले ही पल मेज पर 100 चमकते हुए सोने के सिक्के दिखाई दिए और मैंने उन्हें अपने भंडारण रिंग में से एक में रख लिया। इससे पहले कि मैं मुड़कर चला जाता, वह महिला उसी ठंडे स्वर में फिर बोली, क्या आप कल स्काईपैक नेस्ट की ओर जाने वाले विनाशकारी बल में शामिल होंगे? आपकी शक्ति आवश्यकताओं से मेल खाती है। एक टास्क फोर्स जो घोंसलों में से एक की ओर बढ़ रही थी। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मेरी आंखें चमक उठी और मैंने और जानकारी मांगी। कार्यदल में अधिकतर रैंक और कुछ रैंक एस के भाड़े के सैनिक शामिल हैं, जो सुबह 9 बजे रवाना हो रहे हैं। यदि आप शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ एक पहचान पदक है जो इस मिशन पर सभी भाड़े के सैनिकों पर नजर रखेगा। देर मत करना। मैंने महिला से फैला हुआ पदक लिया और जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और मुड़ गया। पदक हाथों पर बहुत हल्का था और उस पर 2 पार की हुई तलवारों का प्रतीक था। मैंने उसमें कुछ ऊर्जा डाली और भाड़े के सैनिक के ठिकाने के कुछ बिंदुओं के साथ साथ पूरे शहर में फैले बिंदुओं से जुड़ने की पतली रेखाएं महसूस की। मैं इन सभी नई चीजों का आदी हो गया क्योंकि मैं इतनी जल्दी एक ऐसे घोंसले में जाने में सक्षम होने से खुश था जहां राक्षस इकट्ठा होते थे। यहाँ आने के रास्ते में मैंने जो एक तैरता हुआ भूभाग देखा, उस पर भयानक उपस्थिति थी और मैं वहां अकेले जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, जबकि मैंने अभी भी इतने सारे रैंकेस और रैंक के कौशल जमा नहीं किए हैं। रैंक के या उससे कम के भाड़े के सैनिकों के अलावा रैंक एस के सैनिकों की एक विरल संख्या देखी जा सकती थी। जब मैं ठिकाने से बाहर निकला और बाहर चला गया, मेरा अगला गंतव्य एक सुंदर ढंग से डिजाइन की गई सराय थी जिसके बाहर कई महिलाएं खड़ी थीं। मैं जिन कुछ लोगों के पास से गुजरा, उन्होंने मुझे आवाज लगाई, अरे हैंडसम, क्या तुम्हें आज रात किसी साथी की जरूरत है? बड़े लड़के, क्या तुम कुछ मजा करने के लिए तैयार हो? अलग अलग उम्र और आकार की महिलाएं इस बड़े से आवास में आने जाने वाले कई लोगों से बात कर रही थीं। ये पूरी तरह से सामान्य लग रहा था क्योंकि कुछ लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अंदर जा रहे थे जिससे उन्होंने अभी अभी बात करना शुरू किया था, जबकि अन्य लोग थके हुए चेहरों के साथ आवास से बाहर निकल रहे थे। मैंने अपने आसपास के लोगों की कॉल और टिप्पणियों को अनदेखा करते हुए इमारत के अंदर प्रवेश किया और जब मैंने देखा कि एक आदमी मेकअप से भरा हुआ मेरी ओर आ रहा है, तो मैं और भी तेजी से अंदर चला गया। इमारत के अंदर का माहौल काफी शांत था। जैसे ही आप डबल दरवाजे से गुजरते हैं, शोर बंद हो जाता है। मैं काउंटर की ओर गया जहां एक लाल बालों वाली लड़की रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी और उसने सिंगल रूम के लिए पूछा। एक रात के लिए एक कमरे का किराया 2 स्वर्ण सिक्के होगा सर। हमारे पास एक पूरे सप्ताह के लिए कमरा आरक्षित करने का विशेष ऑफर भी है, वह भी मात्र 10 स्वर्ण सिक्कों की छोटी सी कीमत पर। मैंने बिक्री की बात कह रही लड़की की ओर सिर हिलाया और एक शीट उठाई जिस पर अलग अलग विकल्प और उनकी दरें लिखी हुई थीं। शीट के नीचे एक सेक्शन भी था जिसमें उनके डाइनिंग एरिया में मिलने वाले खाने के बारे में बताया गया था। सिर्फ एक कमरा ही काम करेगा और अभी मुझे फायरी सूप और राइनो स्पेशल लेने दो। हाँ सर, कुल मिलाकर 3 स्वर्ण सिक्के बनते हैं। लड़की ने खुशी खुशी मुझे एक कांस्य कुंजी दी और भोजन क्षेत्र में एक मेज पर ले गए जहां मुझे भोजन लाए जाने का बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। जिस डिश को फायरी सूप कहा जाता था, वह एक बहुत ही मसालेदार शोरबा था जो बड़े लकड़ी के कटोरे में आता था जिसमें बहुत सारे कटे हुए मांस थे जो मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। मसाला आपके मुंह में देर तक रहा और जितना आप खाते गए उतना ही तीखा होता गया। मांस बेहद नरम था। राइनो का विशेष व्यंजन प्राइम रिब्स जैसा था, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। अगले 30 मिनट मैंने उस भोजन का आनंद लेने में बिताए जो अब तक मेरे द्वारा लिए जाने वाले भोजनों में से संभवतः सबसे अच्छा था। उसके बाद मैं कमरा नंबर 34 की ओर चला गया, जिसे चाबी ने आकार दिया।
मैं होटल की मजबूत लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ गया और कमरे को ढूंढने और अंदर जाने से पहले एक संकरे गलियारे से गुजरा। कमरे के बीच में पंखों से भरा एक साधारण बिस्तर था, जिसमें एक दरवाजा था जो एक चौड़े बाथटब जैसी संरचना की ओर जाता था और एक तरफ शौचालय था। वहाँ एक करछूल थी जो शायद नहाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और एक बड़ी बाल्टी से जुड़ी हुई थी जिसमें भाप से भरा पानी था। मैं उत्सुकता से बाथरूम की जांच करने गया और पाया कि बाल्टी में पानी मेरे द्वारा थोड़ा पानी निकालने के बाद एक निश्चित स्तर तक भरता रहता है। यह उसी समय भी गर्म तापमान पर बना रहता है। पानी रखने वाली बाल्टी जमीन से जुड़ी हुई थी और उसके नीचे एक पाइप लगा हुआ था। मैं इन सभी नई चीज़ों के लिए अभ्यस्त हो गया था जिन्हें मैं पहली बार देख रहा था, क्योंकि मैंने आज देखे गए हर अद्भुत दृश्य पर विचार किया और फिर अपने कौशल को और अधिक जोड़ने के लिए आगे बढ़ा। कल इस जगह से मेरे उत्थान की पहली शुरुआत होगी और मैं अपने शिखर पर होना चाहता था। मेरी ताकत को पागलपन से कूदने के लिए एकमात्र तरीका उच्च रैंक का कौशल हासिल करना था, और मेरे लिए ऐसा करने के दो तरीके थे। मैं कई संगत एस रैंक कौशल को तब तक जोड़ सकता था जब तक कि वे अगले रैंक तक नहीं पहुंच जाते, या रैंक बी कौशल से रैंक ए तक और फिर रैंक ए से एस तक शुरू कर सकता था। दूसरा तरीका था बस कई जानवरों का शिकार करना और उन्हें मारना और पुराने ढंग से कौशल इकट्ठा करना। मैं दोनों तरीकों का सक्रिय रूप से उपयोग करता था, क्योंकि कई कौशल का उपयोग करना और उन्हें सक्रिय रखना मेरे लिए कोई समस्या नहीं थी। यूनाइटेड फेडरेशन छोड़ते समय मैंने एक हफ्ते से ज्यादा समय पहले कई रैंक बी कौशल सीखे थे, जो लंबे समय से 100 दक्षता तक पहुंच चुके थे। 2 रैंक के कौशल भी थे जो संगत थे जिन्हें मैं संयोजित करूंगा। रैंक ए के बाकी कौशल भी जल्द ही संयोजन के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे मुझे आगे देखने के लिए और भी चीजें मिलेंगी। हालांकि रैंक एस का कोई भी कौशल 100 के आसपास भी नहीं था, क्योंकि उच्च रैंक वाले कौशल की दक्षता बढ़ाना उत्तरोत्तर कठिन होता गया। मैंने लेस देन नल ग्रेटर देन कौशल संयोजन फंक्शन का उपयोग किया और कुछ रैंक बी जोड़ कौशल का उत्पादन करने में सक्षम था। साथ ही रैंक एक फ्रिजिड इम्परमेनेंस और परमाफ्रॉस्ट को मिलाकर एक नया रैंक ए जोड़ कौशल लाने में सक्षम था, जिसे ए जोड़ आर्कटिक जोन 10 मीटर के पूरे क्षेत्र को फ्रीज और अस्थिर कर दिया। इसमें सब कुछ चकनाचूर कर दिया। मैंने यूनाइटेड फेडरेशन छोड़ते समय परमाफ्रॉस्ट सीखा था, इसलिए मैंने ये लक्ष्य बनाया कि जब मैं जाने से पहले एम्पायर के आसपास सफाई कर रहा था, तो मैं इस कौशल को बहुत ज्यादा स्पैम करूंगा ताकि मैं सबसे तेजी से दक्षता बढ़ा सकूं। यह एक ऐसा कौशल था जिसकी फ्रिजिड इम्परमेनेंस के साथ स्पष्ट संगतता थी। नए आर्कटिक जोन कौशल ने मुझे एक अन्य रैंक ए प्लस संगत कौशल को संयोजित करने तथा उन्हें एक साथ रखकर ये देखने के लिए उत्साहित किया कि इससे कौन सा रैंक एस कौशल निकलेगा। रैंक बी जोड़ कौशल जिन्हें मैं संश्लेषित करने में सक्षम था वे थे कठोर शारीरिक कवच, मजबूत प्रहार, प्रतिकर्षण का दर्पण और पन्ना त्वचा। जैसे ही वे विशेषता पैनल पर दिखाई दिए, मैंने उन्हें सक्रिय कर दिया और उन्हें संयोजित करने से पहले उनकी दक्षता के एक बार फिर बढ़ने का इंतजार किया। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन मेरी शक्ति बढ़ती रहेगी जैसे जैसे मैं अधिक कौशल संयोजित करूंगा। मैं पंखों वाले गद्दे पर लेट गया और अगले दिन के आने का इंतजार करने लगा, जहां मेरा रोमांच पूरी तरह से शुरू होगा। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 72 आश्चर्य। मैं जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आराम से सोया। इस दुनिया में ऊर्जा की सघनता ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि आप जहां भी जाएं, आप सबसे बेहतरीन जगह पर हैं। मैं लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे गया और देखा कि लोग पहले से ही सराय में सक्रिय रूप से अंदर बाहर आ जा रहे थे। लाल बालों वाली रिसेप्शनिस्ट पहले से ही काउंटर पर खड़ी थी। मैं उसके पास गया और बाहर जाने से पहले नाश्ते के लिए एक और फायरी सूप का ऑर्डर दिया। इस तरह सुबह की शुरुआत एक खुशनुमा नोट पर हुई। मैं शहर के बाहर चला गया और पहली बार दिन के समय दुनिया को देखा। बर्फ की चादर इमारतों और रास्तों को ढक रही थी, जिससे सूरज की किरणों के बीच एक खूबसूरत नज़ारा बन रहा था। मैंने ऊपर देखा तो दूर दूर तक फैले विशाल पहाड़ और 4 विशाल भू-भाग हवा में बिना किसी हलचल के स्थिर रूप से खड़े थे। मैं अभी भी ये समझ नहीं पाया था कि ऐसा कैसे संभव था। इस शहर से दूर अंदर की ओर लगी लंबी चढ़ाई पर कभी कभी कुछ लोग चढ़ते देखे जा सकते थे। मैंने तैरते द्वीपों के राजसी दृश्य से नजरें हटा ली और भाड़े के सैनिकों के ठिकाने की ओर चला गया, जहां रंग बिरंगे खुरदुरे पुरुषों और महिलाओं का एक समूह जमा था। एक दिन पहले मिले पदक में ऊर्जा लगाते हुए लोगों की ज्यादातर पतली कतारें एक ही स्थान पर एकत्रित हो गईं, जिसे मैं उन सभी को बहुत आसानी से ढूंढ पाया। भव्य इमारत के पीछे एक बड़ी जगह थी, जहां सफेद पंखों वाले जानवर घूम रहे थे। कोई व्यक्ति एक बड़ा कटोरा पकड़े हुए था, जिसमें से वह जानवरों को खिलाने के लिए मांस के बड़े बड़े टुकड़े निकाल रहा था। विनाशकारी बल के लोग एक तरफ एक समूह में इकट्ठे होकर आपस में बातें कर रहे थे और नियत समय का इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनट जल्दी ही बीत गए जब एक विशालकाय आदमी, जिसके पूरे शरीर से शक्ति निकल रही थी, बाहर आया। ठीक है लड़के और लड़कियां, इकट्ठा हो जाओ।
इन शब्दों पर समूह में अधिकांशतः इस श्रेणी के तथा कुछ एस श्रेणी के भाड़े के सैनिक, सभी ने पूरे ध्यान से इस आकृति की ओर देखा। इस बार मिशन सीधा और सरल है। स्काईपैक नेस्ट में फिर से तेजी से हलचल के संकेत मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि जानवर बढ़ रहे हैं और अधिक बेचैन हो रहे हैं। हम वहां बहुत अधिक समय नहीं बिताएंगे, बस लौटने से पहले कुछ नेताओं और उनके समूहों को हटा देंगे। मैं कैप्टन राइनर हूं और मैं ये सुनिश्चित करने के लिए इस भ्रमण का नेतृत्व करूंगा कि कोई मौत न हो। उस विशालकाय व्यक्ति ने इतनी शक्तिशाली आवाज में बात की कि ऐसा लगा कि उसने वहां उपस्थित सभी लोगों का उत्साह बढ़ा दिया। हमारे सफलतापूर्वक वापस लौटने के बाद उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को 5000 स्वर्ण सिक्के प्राप्त होंगे तथा वे जिन जानवरों को मारने में सफल होंगे उनके कोर भी उनके पास रहेंगे। इनामों के जिक्र पर भाड़े के सैनिक चिल्लाने लगे जैसे ही हम पंख वाले जानवरों के बड़े समूहों की ओर बढ़ने लगे। प्रत्येक जानवर 5 से ज्यादा लोगों का सामना कर सकता था और मैंने खुद को 3 रैंक के भाड़े के सैनिकों और 1 रैंक एस के साथ आसमान में उड़ते हुए पाया। मैं अभी दूसरों के नेतृत्व का अनुसरण करूंगा क्योंकि मैं इन घोंसलों के बारे में और अधिक सीखता हूं और वहां से आगे बढ़ने का तरीका चुनता हूं। हम जिस पंख वाले जानवर पर सवार थे उसके सिर चील के सिर जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चौड़े शरीर जिस पर 5 से ज्यादा लोग खड़े हो सकते थे उससे पता चलता था कि वे कुछ और ही थे। मुझे पता चला कि उन्हें व्हाइट विंग बीस्ट्स कहा जाता था, एक प्रकार का जानवर जिसे आसानी से पाला जा सकता था बशर्ते उसे रोजाना खाना खिलाया जाए। हम इन जानवरों पर उड़े और एक किले की विशाल दीवार को पार किया जहां ऐसे ही जानवरों के साथ पहरेदार तैनात थे। विशिष्ट मिशनों के लिए नियुक्त भाड़े के सैनिकों के पास शहर के ऊपर से उड़ान भरने का पास था अगर वे इन जानवरों का उपयोग कर रहे थे। हम फ्रोजन किंगडम के प्रवेश शहर से निकलकर उस विशाल तैरते हुए भूभाग की और बड़े जिसे मैंने यहाँ आने के रास्ते में देखा था। मैंने 2 भाड़े के सैनिकों की बातचीत सुनी जो एक दूसरे से परिचित लग रहे थे और इस घोंसले के बारे में बात कर रहे थे। ओए, उस कैप्टन के बताए मार्ग का अनुसरण करना याद रखना। मैंने सुना है कि कुछ घमंडी अज्ञात लोगों ने आदेशों की अनदेखी की और जानवरों के घोंसले में और अंदर चले गए, लेकिन कभी बाहर नहीं आए। अरे, तुम्हें कितनी बार संकेत देने होंगे। मुझे पता है कि हम इस बार निश्चित रूप से घोंसले के बाहरी घेरे में रहेंगे। वहाँ बहुत कम इस रैंक के जानवर होने चाहिए। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे और एक दूसरे को जिंदा रहने के टिप्स दे रहे थे, लेकिन उनके शब्दों से पता चला कि इस तैरते हुए द्वीप में शक्तिशाली जानवर जमा थे। मुझे यकीन नहीं था कि घोंसले में कितनी दूर तक रैंक एस से ऊपर के जानवर दिखाई देने लगेंगे। मैंने अपना मुंह बंद रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पहचान के बारे में कुछ भी पता चले। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सीखता गया और इसके बाद कुछ समय के लिए एक लाइब्रेरी ढूंढने का प्रयास किया ताकि वहां कुछ समय बिता सकूं और देख सकूं कि मैं इस दुनिया के बारे में और क्या सीख सकता हूं। सिस्टम ने कई जानवरों के सार को अवशोषित करने के बाद जो यादें एकत्र की वे बस इतनी ही थी, ज्यादातर कम रैंक वाले जानवरों की यादें। मुझे इस राज्य जैसी जगह के कामकाज को पूरी तरह से समझने के लिए अपना खुद का शोध करना होगा जहां मनुष्यों का नियंत्रण था। 20 मिनट के बाद हम तैरते हुए भूभाग के पास पहुंचे जहां द्वीप की रूपरेखा दिखाई देने लगी। ईगल आइज का उपयोग करते हुए मैंने देखा कि जानवरों के समूह भूभाग के किनारे पर घूम रहे थे। जैसे जैसे मेरी नजर आगे बढ़ी, बर्फ से ढके घने और बेहद ऊंचे पेड़ ऊपर उठने लगे जहां पेड़ों की सफेद रूपरेखा के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। सफेद पंख वाले जानवर जमीन के किनारे पर उतरे और आसपास के जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींचा जो यहाँ दौड़े चले आ रहे थे। सी से लेकर ए तक के जानवर इधर उधर भाग रहे थे। कैप्टन राइनर ने आगे बढ़कर एक बहादुर योद्धा की तरह पंख वाले जानवर से छलांग लगाई क्योंकि उनका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। उनकी भुजाओं में एक बड़ी लाल चौड़ी तलवार थी जिसे उन्होंने आने वाले जानवरों की ओर घुमाया। आग की लपटों की एक परवलयिक रेखा आगे बढ़ती हुई सभी आने वाले जानवरों को 2 भागों में विभाजित करती हुई दिखाई दी। ठीक है दोस्तों, अब लड़ाई शुरू होती है। जब आप रैंक एस के जानवरों के बदसूरत चेहरे देखें, खासकर बड़े नेताओं के, तो हाई अलर्ट पर रहें। वे जिन नेताओं का जिक्र कर रहे थे उन्हें मैं उस समय बॉस या टाइटन मानता था। उनके पास सार का सघन संग्रह था जिससे कौशल और वस्तुओं को खेती करने की अनुमति मिलती थी। बहुत से लोग अपनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा के अनुरूप बड़े थे, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली लोग छोटे हो सकते थे क्योंकि उनके पास अपनी ऊर्जा पर इतना नियंत्रण था कि वे उस आकार में बने रह सकते थे और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते थे। एस रैंक के सैनिकों ने आगे बढ़कर भाड़े के सैनिकों को फैला दिया और मैं कैप्टन के पीछे पीछे चल रहा था जैसे जैसे हम स्काईपैक नेस्ट में आगे बढ़ते गए। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 73 महाकाव्य। मैं इस दुनिया के इंसानों की ताकत को पहली बार देख पाया क्योंकि मैंने देखा कि शीर्ष रैंक एस के कप्तान ने रैंक एस के बॉस के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखी। हमें उनसे संपर्क करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। बर्फ से ढके बड़े पेड़ों से गुजरने के बाद
क्रूर दिखने वाले सफेद जानवर दिखाई देने लगे। उनके हाथ और पैर अनुपातहीन रूप से बड़े थे, जबकि शरीर छोटे थे जो मेल नहीं खाते थे। यह आकार तब और भी बड़ा चढ़ाकर बताया गया जब रैंकेस लीडर की बात आई जो 10 मीटर के करीब था। इन जानवरों के हाथों की लहर से तीखे हिमखंड बनते थे, क्योंकि भाड़े के सैनिक उन्हें नीचे गिराने के लिए एक साथ काम करते थे। अग्रणी एस रैंक, कैप्टन राइनर, एक लीडर के खिलाफ खड़े होकर अपनी रक्षा कर रहा था। उसकी बड़ी तलवार आग के तत्वों के साथ घूम रही थी और प्रत्येक टकराव जानवर पर घाव छोड़ रहा था। मैंने अपने साथ आए समूह के साथ काम किया और पहले सब कुछ का निरीक्षण किया। समूह में कुछ एस रैंक के भाड़े के सैनिकों की मारक क्षमता को देखने के बाद हर कुछ सेकंड में रैंक के इन्फर्नल पर्ज का उपयोग किया। नीचे गिरती हुई ज्वालाएं सामान्य जानवरों के लिए अत्यंत घातक थीं। यदि कोई भी उन्हें छू लेता तो उनका पूरा शरीर जल उठता। जहां तक कोर की लूट की बात है, भाड़े के सैनिकों ने मारे गए जानवरों के सिर को काटकर कोर निकाले जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये जानवरों के पूरे कोर थे जिन्हें उस सिस्टम द्वारा छोटे भागों में नहीं तोड़ा गया था जिसके साथ मेरी दुनिया में शिकारी काम करते थे। जब बात उन राक्षसों की आई जिन्हें मैंने खुद खत्म किया, तो मुझे सिस्टम के शब्द याद आ गए। मैं एक अलग दुनिया में होता, लेकिन फिर भी वही शक्ति रखता। एकमात्र बदलाव ये था कि ये तभी सक्रिय होगा जब मैं उन प्राणियों के संपर्क में आऊंगा जिन्हें मैंने खत्म किया था। चीजों को और भी अधिक सहज बनाने के लिए कौशल पुस्तकों, वस्तुओं या कोर के रूप में निकाले गए सार को सीधे मेरे भंडारण रिंगों में से एक में रखा जाएगा, जब मैं सामान्य रूप से इस दुनिया के अन्य निवासियों की तरह कोर का संग्रह करूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए विनाशक समूह एक दूसरे के करीब रहते हुए आगे बढ़े और बाहर निकलने वाले जानवरों को मार गिराया। मैं यहाँ मनुष्यों की ताकत देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि यहाँ तक कि रैंके के भाड़े के सैनिकों ने भी अपनी ताकत और सार का इस्तेमाल शिकारियों से बेहतर तरीके से किया था, जिन्हें मैंने हमेशा देखा था। जब शिकारी कौशल संयोजन का पूरी तरह से उपयोग करना शुरू करते हैं, तभी मैं उन्हें पकड़ते हुए और अंततः शक्ति के इस स्तर को पार करते हुए देखता हूँ। एस रैंक के शिकारी रंगीन विनाशकारी मंत्रों के साथ सामने आए, जो सामान्य रैंक के जानवरों को मार गिराते थे और केवल रैंक के नेताओं द्वारा ही अवरुद्ध किए जा सकते थे। एक लाल बालों वाली भाड़े की सैनिक ने अपनी जादुई छड़ी को आगे बढ़ाया और अगले ही पल एक जलता हुआ फीनिक्स प्रकट हुआ, जो जानवरों के एक समूह की ओर दौड़ा, जहां यह विस्फोट हो गया और एक पल में उन्हें आग में घेर लिया। मैंने ये सब देखा क्योंकि मैं सामान्य रैंक के और एस जानवरों को मारने के लिए इन्फिनल पर्ज का उपयोग करना जारी रखता था, साथ ही कुछ रैंक के नेताओं के साथ, ताकि मैं रैंक के कौशल के अपने संग्रह को बढ़ा सकूं। आज मेरे लिए पूरी ताकत से जाने और हर चीज को नष्ट करने का दिन नहीं था। मैं जितना हो सके उतना देखूंगा और सीखूंगा, इससे पहले कि मैं खुद यहाँ आकर पूरी ताकत से काम करूं। मैं उम्मीदों से भरा हुआ था क्योंकि मैंने इस विशाल घोंसले के चारों ओर दौड़ने के बारे में सोचा था जिसमें सभी जानवर थे। मैं सबसे पहले घोंसले में सबसे गहरे छिपे जानवरों की सबसे अधिक शक्ति की पुष्टि करता, क्योंकि मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। मैं जो शक्ति दिखा रहा था वह रैंक एस भाड़े के सैनिकों से मेल खाती थी, क्योंकि भले ही नुकसान रैंक एस कौशल से कुछ कम था, मैं ये कार्य कर सकता था कि इन्फर्नल पर्ज को इसके कम नुकसान के कारण अधिक बार डाला जा सकता था। टास्क फोर्स में मेरी भूमिका सामान्य रैंक ए और एस जानवरों के बड़े समूहों को संभालना बन गई, जबकि अन्य रैंक एस भाड़े के सैनिक नेताओं के खिलाफ भिड़ गए। कम महत्वपूर्ण, मुझे अभी के लिए कम महत्वपूर्ण बनकर शुरुआत करनी थी। कैप्टन राइनर ने मेरी ओर अनुकूल दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने आक्रमण कौशल के क्षेत्र से कई जानवरों को समाप्त करके उनका काम आसान कर दिया था। हालांकि मेरा पूरा ध्यान केवल इसी एक बात पर नहीं था, क्योंकि शिकार के दौरान मैं हमेशा सक्रिय रक्षा और सहायता कौशल की जांच और संयोजन करता रहा था, जिससे मेरी दक्षता में निरंतर वृद्धि होती रही। संयोजनों के माध्यम से मैं कुछ संगत रैंक भी जोड़ कौशल तैयार करने में सक्षम था जो अभी उल्लेख के लायक नहीं थे, लेकिन जब मैं उनके माध्यम से रैंक के कौशल प्राप्त करता तो उपयोगी होते। इसमें कुछ और दिन लगेंगे, लेकिन उन कुछ दिनों का मतलब था कि कई रैंक भी जोड़ कौशल के संयोजन से 4 से अधिक रैंक के कौशल सामने आएंगे। मैं इस विचार पर मुस्कुराया, क्योंकि इस तरह से कौशल बढ़ने का मतलब था कि मैं संगत कौशल का निर्माण जारी रख सकता था जो बिना किसी समस्या के रैंक एस में संयोजित हो सकेंगे। रक्षा और समर्थन कौशल जो मुझे बड़े अंतर से बढ़ावा देते थे, अब भाग्य का खेल नहीं होंगे। कैप्टन के अच्छे नेतृत्व और मेरे सहयोग से उन्मूलन कार्यबल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, जिससे काम और भी आसान हो गया। पूरा आधा दिन बीत गया जब हम स्काईपैक नेस्ट के किनारों पर आगे बढ़े। कभी भी जमीन पर बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब हमने कई असमान आकार के जानवरों को हटा दिया, तो हम आगे बढ़ने पर अन्य किस्मों के जानवरों से मिले। जब हमने कुछ और जानवरों के समूहों को साफ कर दिया, तो कैप्टन राइनर के आदेश पर भाड़े के सैनिक रुक गए। उनका हाथ हवा में था और वे गहरी एकाग्रता के साथ आगे देख रहे थे।
हम ऐसी स्थिति में थे जो किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक अंतर्देशीय थी, क्योंकि जानवर परिधि में कम होने लगे थे। उनकी बड़ी आवाज़ गूंज उठी। हम आज यहीं रुकेंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक महान जानवर के क्षेत्र में घुसपैठ करेंगे। इस बात का जिक्र होते ही भाड़े के सैनिकों ने गंभीर चेहरे बना लिए और पीछे हटने लगे। मेरा दिल धड़क उठा, क्योंकि मैंने इस एपिक रैंक से ऊपर अगले रैंक की पुष्टि की। मेरे दिमाग में कई विचार आए, फिर मैंने उन्हें जल्दी से नीचे गिरा दिया। मैं इतना जल्दबाजी में नहीं रहूंगा कि मैं कई रक्षात्मक रैंक के कौशल इकट्ठा करने से पहले इतनी ऊंची रैंक वाली किसी चीज से आमने सामने टकरा जाऊं। मैं जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से अचानक अपनी जान गंवाने के बजाय अत्यधिक तैयार और सुरक्षित रहना पसंद करूंगा। मैंने शांति से सांस ली और समूह के बाकी सदस्यों के साथ आकाश में तैरती विशाल भूमि से बाहर निकल गया। एक आवाज सुनाई दी। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। नौसिखिया, आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया। इससे हमारा समय 1 घंटे से भी ज्यादा कम हो गया। इतने समय तक तुम्हारे जैसा इतना बड़ा मानपूर रखने वाला व्यक्ति कहाँ छिपा था। मैं अपने होश से बाहर आया और मेरे बगल में खड़े कैप्टन को देखकर मुस्कुराया। मैं निजी तौर पर अपने कौशल को निखार रहा था जब तक कि मैं इन जानवरों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं हो गया। हाँ, इतने ऊंचे पद तक पहुंचने तक अपने कौशल को निखारना। आप बहुत सतर्क हैं। यदि आपने अन्य भाड़े के सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लिया होता तो आपका वो फ्लेम कौशल पहले ही इस रैंक तक पहुंच गया होता। वह रुका और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर आगे बोला, मेरे कुछ लोगों के साथ वापस आओ ताकि तुम उन भाड़े के सैनिकों को जान सको जिनके साथ अब से तुम काम करोगे। हम तुम्हारी जैसी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने दे सकते। हाँ, जरूर। मैंने उस बड़े आदमी की बातें सुनी और साथ चलने के लिए सहमत हो गया। मुझे इस जमे हुए साम्राज्य में धीरे धीरे जाना था। मैं अपनी शक्ति का विस्फोटक प्रदर्शन करके शुरुआत नहीं करूंगा जिससे लोग सिर उठा सके, बल्कि धीरे धीरे छाया में मेरी शक्ति बढ़ने के साथ साथ मैं जाने लगा। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 74। एक संयोगवश मुलाकात। हम व्हाइट विंग बीस्ट्स पर तैरते हुए घोंसले से दूर उड़ गए, ठंडी हवाओं से गुजरते हुए, जिसमें अब भारी बर्फबारी भी शामिल थी क्योंकि काले बादल ऊपर लटक रहे थे। मेरी नज़र इस स्काईपैक घोंसले पर टिकी हुई थी जिसे मैं निश्चित रूप से भविष्य में खुद देखने जाऊंगा। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था जब हम गिरती बर्फ के बीच से गुजर रहे थे और उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे ही हम जमे हुए राज्य की रूपरेखा के पास पहुंचे, आकाश में तैरती हुई भूमि दृष्टि से दूर हो गई। आसमान में कुछ मिनट बीत गए जब मैंने खुद को उन भाड़े के सैनिकों से मिलवाया जिनके साथ मैंने आज काम किया था। हम विशाल किले की दीवार को पार कर कुछ ही मिनटों में भाड़े के सैनिक के ठिकाने के पीछे उतर गए, जहां भाग लेने वाले प्रत्येक भाड़े के सैनिक को 5000 सोना दिया गया क्योंकि एक आश्चर्यचकित रिसेप्शनिस्ट बाहर आया और उसने हमें अपेक्षा से बहुत पहले लौटते हुए देखा। मैं रंग के कौशल की किताबें सीखने के लिए उत्सुक था जो अब मेरे स्टोरेज रिंग में रखी हुई थी क्योंकि मैं कैप्टन राइनर के समूह का अनुसरण कर रहा था। ये वो और 4 अन्य इस रंग शिकारी थे। विनाश कार्य की पुष्टि होने और पुरस्कार वितरित होने के बाद हम प्रवेश द्वार से आगे राज्य में चले गए। जैसे जैसे हम अंदर गए, इमारतें बड़ी और भव्य होती गईं और एक भव्य पुल का आरंभ दिखाई दिया जो आकाश की ओर जाता हुआ हमारे ऊपर तैरती हुई भूमि की ओर जाता था। पुल चौड़ा और लंबा था, जिस पर रंग 2 एस्गार्ड एक शानदार सफेद धातु कवच में सजे हुए पहरा दे रहे थे। जो कोई भी चेक पॉइंट से गुजरना चाहता था, उसके पास उचित प्राधिकरण होना चाहिए था, अन्यथा अगर वे कुछ भी अजीब करने की कोशिश करते तो उन्हें 2 गार्डों की ठंडी तलवारों का सामना करना पड़ता। कैप्टन रेनर का उग्र रवैया तब रुक गया जब हम पुल के पास पहुंचे और देखा कि एक एस्कॉर्ट चल रहा है। पुल के पास एक शानदार गाड़ी इंतजार कर रही थी। एक घूंघट वाली महिला जो शीर्ष रंग के एस्गार्डों से घिरी हुई थी, उतर गई और पुल की ओर चल पड़ी। कैप्टन राइनर का पूरा व्यवहार बदल गया जब उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली और हमारे सामने खड़े लोगों को सम्मानपूर्वक ऐसे लहजे में पुकारा जो मैंने आज पहली बार सुना था। राजकुमारी, आज आपके दर्शन पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी, जो सामने खड़े लोगों के कानों में साफ साफ गूंज रही थी। घूंघट वाली महिला के बगल में खड़े गार्डों ने नाराजगी दिखाई और वे राइनर की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार नहीं था जब उन्हें इस तरह की कोई चीज देखने को मिली हो। घूंघट वाली महिला इस दिशा में मुड़ी और राइनर की ओर सिर हिलाया, जिससे वह सबसे बड़ी मुस्कान बिखेरने लगा जैसे कि उसने लॉटरी जीत ली हो। मैंने इस दृश्य को मुग्ध होकर देखा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह कप्तान सामने खड़ी महिला से पूरी तरह से त्रस्त था, लेकिन वह केवल दूर से ही देख सकता था। आकृतियां मुड़ी और पुल की ओर चढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सेकंड के लिए एक नज़र मुझ पर टिकी महसूस कर पाता, मैं उन लोगों की ओर मुड़ा जो जा रहे थे और सोचा कि क्या मैंने अभी गलत सोचा था। इसके बाद रेनर और भी जोश से आगे बढ़ा क्योंकि हम एक बहुत महंगी दिखने वाली शराबखाने में दाखिल हुए जो मैंने यहाँ आने के रास्ते में देखी थी।
शराबखाना बहुत ही उच्च श्रेणी का था, जिसमें निजी कमरे थे जो इसे शांति का माहौल देते थे। भाड़े के सैनिकों की ओर से कोई शोरगुल नहीं था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निजी कमरों के दरवाजे बंद होते ही शोर रद्द करने वाला फंक्शन सक्रिय हो गया था। हमने जल्द ही अपना एक निजी कमरा ले लिया और एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक मोटे मुलायम फर वाले कालीन पर बैठ गए। जब बेहतरीन व्यंजनों का ऑर्डर दिया गया और भाड़े के सैनिकों ने बातचीत शुरू की तो राइना उत्साहपूर्वक इधर उधर घूम रहा था। अरे अरे अरे, कैप्टन राइना पूरी तरह से भयानक बर्फ राजकुमारी द्वारा लिया गया लगता है ना? बह, तुम्हें क्या पता? मैंने सुना है कि महारानी के मुख्य रक्षक जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और मैंने सिर्फ इसलिए नामांकन किया था कि जब चयन होगा तो मुझे भी चुना जा सकेगा। राइना ने मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को चबाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह उस उपहास करने वाले भाड़े के सैनिक से बात कर रहा था। ओह, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि उन सभी प्रतिभाशाली लोगों के सामने आपकी जीत की संभावना है जो इस पद के लिए लड़ रहे हैं? तगड़े कप्तान ने उस आवाज को गौर से देखा जो बोल रही थी, और उसने नाक भान सिकुड़ते हुए जवाब दिया, मेरी शक्ति सर्वोच्च रैंक एस है। अगर मेरे पास मौका नहीं है तो किसी के पास भी नहीं है। भाड़े के सैनिक आगे पीछे चलते रहे, जबकि मैं सुनता रहा और भोजन का आनंद लेता रहा। आइस प्रिंसेस जाहिर तौर पर उन राजघरानों में से एक थी जो स्ट्रोई पीक पर रहते थे और उसे नियंत्रित करते थे, जो हमसे बहुत दूर नहीं था। वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों के विषय ने, जिन्होंने फ्रोजन किंगडम की सेनाओं को नियंत्रित किया था, मुझे भविष्य में अपने प्रभाव को बढ़ाने की अपनी योजनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे आसान रास्ता एपिक रैंक या उससे ऊपर उठना था, जिससे मुझे ताकत का एक ऐसा स्तर प्राप्त हो सके जो मुझे कई योजनाओं को पूरा करने की अनुमति दे। लेकिन मैं इन लोगों पर खून खराबा और संघर्ष किए बिना ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जो मेरे दुश्मन नहीं थे? युद्ध के समय में रैंकों के माध्यम से ऊपर उठना सबसे अच्छा संभव परिणाम होगा, लेकिन जमे हुए राज्य पहाड़ों से घिरा हुआ था और इसकी कड़ी सुरक्षा थी। राक्षसों की सेना जो फैल रही थी, वह जल्द ही इस राज्य को निशाना बना सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कब। अभी के लिए मैं घटनाओं के विस्फोट होने से पहले जितना हो सके उतना तैयारी करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेरे नाम पर कई उपाधियां थीं। आम लोगों द्वारा आइस प्रिंसेस, कुलीनों द्वारा द डॉटेड प्रिंसेस, मेरे दुश्मनों द्वारा द फ्रिजिड बिच। लेकिन इनमें से कोई भी मेरे लिए मायने नहीं रखता था, क्योंकि मैं उधार के समय पर जी रहा था। मेरे पास उन लोगों के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी जो मेरी चापलूसी करते थे या जो मेरी आलोचना करते थे। मेरे पास एक अनोखा हुनर था, स्वर्णिम नियम, जो मेरी प्यारी माँ की मृत्यु के बाद से ही मेरे पास था। जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी, तो उसने उस छोटी लड़की को चिल्लाकर बताया जो सदमे में थी। होशियार बनो, वह चिल्लाई। मजबूत बनो, उसने कहा। मैं जो शक्ति दे रही हूँ उसका पूरा उपयोग करो, क्योंकि एक भयानक विपत्ति हम सब पर आने वाली है। उसने ये सब एक डरी हुई लड़की से कहा जो अपनी माँ को खो चुकी थी और फिर मर गई। मैंने उस दिन से उन अंतिम शब्दों को अपने मस्तिष्क में अंकित कर लिया तथा अनेक राजनीतिक उलझनों से निपटने के लिए मुझे जो कौशल प्राप्त हुआ था उसका प्रयोग करता रहा। जब भी मेरा बड़ा भाई क्राउन प्रिंस मेरी तरफ देखता तो ये हुनर एक काली रोशनी दिखाता था, इसलिए मैं उसे और उससे जुड़ी किसी भी चीज से दूर रहता था। जब भी मेरा भोला भाला छोटा भाई मेरे साथ खेलता तो यह एक हरी रोशनी दिखाता था, इसलिए मैं उसे अपने पास रखता था और उसे मुझ पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता था। इसने मेरे पिता के साथ एक हल्की नीली रोशनी दिखाई, इसलिए मैंने सबसे आदर्श बेटी की तरह काम किया और उनका स्नेह प्राप्त किया, जिससे मैं अपनी अधिक स्थिति तक पहुंची जो आज है। जो लोग मेरे रास्ते में आते थे वे अक्सर दुर्भाग्य या मृत्यु का सामना करते थे, जिससे वे कायर जब भी आपस में गपशप करते थे तो वे ठंडी कुतिया का नाम लेते थे। मैंने अपने साधनों का उपयोग करके एक व्यापक सूचना एजेंसी स्थापित की, जो राज्य और उसके आसपास की सभी घटनाओं पर नजर रखती थी, जिसके आधे से अधिक विभाग मेरे बड़े भाई पर केंद्रित थे, जो एक खतरनाक काली रोशनी में चमकता था। लेकिन ये सब काफी नहीं था। मेरा अपना भाग्य अभी भी अस्पष्ट था। मेरे अद्वितीय कौशल ने मुझे दिखाया कि निस्संदेह मैंने जो कुछ भी किया था उससे कुछ भी नहीं बदला था, और मृत्यु अभी भी निकट आ रही थी। एक विपत्ति अभी भी आ रही थी। मैंने जितनी भी जानकारी एकत्र की वह पर्याप्त नहीं थी। इसने एक ऐसी चीज को बढ़ावा दिया जो आज तक मेरी एकमात्र कमजोरी थी, निकट आती मृत्यु का डर। इस राज्य के सबसे शक्तिशाली लोग भी मुझे यही संदेश भेजने से नहीं रोक पाए। मैं उन राक्षसों के बारे में चिंतित था जो लगातार भूमि पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, क्योंकि मैं आसनापदा के बारे में सोच रहा था। मैंने अपने सारे संसाधन खत्म कर दिए। मैंने अपने आप को राज्य के सबसे बेहतरीन रक्षकों से घेर लिया। मेरे रक्षक क्राउन प्रिंस की सुरक्षा करने वालों से कम शक्तिशाली नहीं थे, वह कमीना जो मेरे पिता के गुजर जाने के बाद राज्य पर कब्जा कर लेगा। मैं महसूस कर सकता था कि वह मेरे प्रति कितना द्वेष रखता था,
भले ही मेरी स्थिति अभी उसके लिए खतरे के करीब नहीं थी। हाल ही में मैं अपने पिता के प्रति उसके द्वेष को महसूस कर सकता था, जिसने मुझे इस हद तक और भी सतर्क कर दिया कि मैंने ऐसी योजनाएं बनानी शुरू कर दी जो मेरी खुद की जान को जोखिम में डाल सकती थीं। मैंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि मैं सभी संभावित परिदृश्यों की गणना करता रहा। क्या ये राजहत्या, भ्रष्टाचार या विश्वासघात होगा जिसे मुझे रोकना होगा? वर्षों तक कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि मेरा भाग्य लगातार अंधकार में होता जा रहा था। यानी आज तक। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 75 पुस्तकालय। ये परिवर्तन तब हुआ जब मैं स्ट्रोई पीक की ओर वापस जा रहा था। जब मेरा ध्यान उन लोगों में से एक की ओर गया जो मुझे उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे, तो मैंने एक चमकदार सुनहरी रोशनी देखी जिसने मुझे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। अगर आज मेरे चेहरे पर घूंघट न होता तो वे सब एक आदमी को सुनहरी रोशनी से चमकते हुए देखकर मेरे हैरान हो जाने वाले भाव को देख लेते। जैसे ही मैंने देखा कि वो मुड़ने लगा है, मैंने अपनी नजरें हटा ली और पुल पर चढ़ना फिर से शुरू कर दिया। मेरे होंठ चुपचाप हिल रहे थे क्योंकि एक संदेश जो केवल मेरे सबसे भरोसेमंद सहायकों में से एक के कानों से ही सुना जा सकता था, बाहर आ रहा था। छाया में छिपी सहायक आश्चर्यचकित थी, लेकिन जल्दी से चली गई और अपनी स्थिति से पीछे हट गई और नीचे गाड़ी के साथ रुक गई। वह अपने आप में एक विशेषज्ञ थी और उस समूह पर नजर रखते हुए पकड़ी नहीं जा सकती थी जो अभी भी मेरी ओर देख रहा था। मेरा आश्चर्य इस तथ्य के कारण था कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी एक प्राणी पर सुनहरी रोशनी नहीं देखी थी। अद्वितीय कौशल गोल्डन रूल सोने के रंग के अपने चरम पर सक्रिय हो गया था क्योंकि यह मुझे बता रहा था कि मुझे वह चीज मिल गई है जिसे मैं इतने समय से खोज रहा था। सोने का रंग सबसे ज्यादा था जो वह दिखा सकता था, और वह सुनहरा प्रकाश भी इतना चमक रहा था कि उसने मेरी आंखों को लगभग अंधा कर दिया था। यह अज्ञात आकृति मुझे मृत्यु से बचाएगी। वह होगा जो मेरे और किसी विपत्ति के बीच खड़ा होगा। मेरा दिल धड़क उठा और मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह एहसास ऐसा नहीं था जो बहुत से लोगों को हो सकता है। आखिरकार किसी ऐसी चीज को पाने का एहसास जो आप इतने लंबे समय से अपनी बाहों में तलाश रहे थे। मैं इसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे जो भी करना पड़े, चाहे मुझे अपनी आत्मा ही क्यों न देनी पड़े, मैं इस अवसर को थामे रखने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। इस व्यक्ति के साथ अत्यंत सावधानी से पेश आना होगा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर मेरे होंठ एक बार फिर हिले। पहले से ही सदमे में पड़ी उस महिला को एक और संदेश भेजा, जिसे नहीं लगता था कि आज उसका सदमा और भी बढ़ सकता है। अब मुझे बस इंतजार करना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाड़े के सैनिकों के साथ भोजन एक अच्छे नोट पर समाप्त हुआ, जिसमें मैंने जानकारी के कुछ छोटे छोटे अंश सुने, जिससे मुझे इस शहर में एक पुस्तकालय खोजने की और अधिक जिज्ञासा हुई तथा ये देखने की इच्छा हुई कि मैं वहां से क्या क्या सीख सकता हूँ। मैं उन शोरगुल करने वाले भाड़े के सैनिकों से अलग हो गया जो उसी राजकुमारी और अन्य रईसों के बारे में चर्चा करते रहे, जिन्हें वे इस बड़े साम्राज्य के विभिन्न भागों में घूमते हुए पसंद करते थे। ज्यादातर मनुष्यों और कुछ अर्धमानवों की आकृतियां सड़कों पर भरी हुई थीं, जहां शराबखाने, सराय और विभिन्न प्रकार की चीजें बेचने वाली दुकानों से लेकर हर चीज मौजूद थी। कुछ दुकानों में अलग अलग सामग्रियों और जानवरों से बने हथियार और कवच रखे हुए थे। अन्य दुकानों में पालतू जानवरों के रूप में छोटे लेकिन रंगीन जानवर बेचे जा रहे थे, जहां बहुत से लोग इकट्ठा होते थे। मैं अगले कुछ मिनटों तक इन सभी जगहों से गुजरता रहा, क्योंकि जल्द ही मैं एक बड़ी इमारत के सामने पहुंचा, जिसके सामने एक किताब का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने बड़े दरवाजे खोले और एक शांत जगह पर पहुंचा, जहां लोग चुपचाप इधर उधर घूम रहे थे और किताबें अलमारियों से निकल रही थीं। मैं लाइब्रेरियन के पास गया जो एक मध्यम आयु वर्ग का दाढ़ी वाला व्यक्ति निकला और राज्य के इतिहास पर कुछ किताबें मांगी। वह हैरान होकर मेरी आकृति को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर उसने अपने पास रखी छड़ी को पकड़कर 4 बार नीचे पटका, जिससे 4 मोटी किताबें उछलकर काउंटर पर गिर पड़ीं। केवल उच्च पद वाले लोग ही अपना समय किताबें पढ़ने में बिताना पसंद करते थे, इसलिए लाइब्रेरी में पढ़ने की जगह का उपयोग करने के लिए शुल्क देना पड़ता था। मैंने लाइब्रेरियन को एक स्वर्ण दिया और उत्साह के साथ किताबों को इमारत के एक कोने की ओर ले गया। मैंने काफी समय से किताबें नहीं पढ़ी थीं और मैं उस बड़ी दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक था जिसमें मैं था। दिन का आखिरी आधा हिस्सा ऐसे ही बीता जब मैं कुछ ऐसा कर रहा था जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पहली बार शिकारी बनने पर करूंगा। कई पन्नों को पलटना और पढ़ना बहुत बुरा नहीं था, क्योंकि लगभग हर चीज नई जानकारी थी जिसके बारे में मैं पहली बार सीख रहा था। इसके अलावा रिकॉर्डर के उपयोग के माध्यम से मैं किसी चीज के बारे में जानकारी को जल्दी से लाने में सक्षम था जिसे मैंने पहले देखा था, इसके बारे में कुछ शब्दों को याद करके, जिससे एक फिल्म की तरह जिस क्षण मैंने इसके बारे में पढ़ा था वह मेरे सामने फिर से चलता था। मैं ऐसे और अधिक कौशल प्राप्त करने की आशा कर रहा था जिनमें कोई आक्रामक और रक्षात्मक शक्ति तो नहीं होती, लेकिन वे उपयोगी होते।
मैंने जो जानकारी सीखी वह बहुत विस्तृत थी। फ्रोजन किंगडम और इसकी 4 चोटियों से शुरू होकर ये राज्य एक शक्तिशाली व्यक्ति के शासन में था जिसकी ताकत एपिक से एक रैंक ऊपर थी। इस राज्य के शासक को दुष्ट शासक राजा रोक बेलमोंट कहा जाता है। उन्होंने इस मानव साम्राज्य का नेतृत्व किया था जो पिछले 100 वर्षों से जानवरों की दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र बना हुआ था। उनके शासन में मनुष्यों को किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने बेहतर जीवन की तलाश में राज्य में रहने के लिए अर्धमानवों का स्वागत किया। उनकी शांतिपूर्ण नीतियों ने उनके राज्य के निरंतर विकास और जानवरों के पौराणिक साम्राज्यों की सद्भावना को अनुमति दी। जानवरों के साम्राज्य के शासकों ने उत्तर में बढ़ते साम्राज्य की परवाह नहीं की, जहां ये ठंडे वातावरण और कठिन भूभाग से त्रस्त था, जिस पर पिछले शासक पूरी तरह से काबू नहीं पा सके थे। राजा रोक ने अपने शासनकाल के दौरान साम्राज्य को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाकर अपनी विरासत बनाई, जब तक कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा नहीं हो गया। पहाड़ों से घिरे फ्रोजन किंगडम की रक्षा करना आसान था, क्योंकि दुश्मन केवल एक दिशा से ही आगे बढ़ सकते थे। राज्य के ऊपर 4 बड़े भूभाग थे जिन्हें स्ट्रोई पीक, फ्रोजन पैराडाइज, समिट पीक और किंग्स क्राउन कहा जाता था। ये राज्य विशेष रूप से ठंड के लिए विकसित होने वाली वनस्पतियों और पशुओं पर आधारित था, तथा यहाँ पौधों की एक विस्तृत श्रृंखला थी जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आई। इस राज्य का इतिहास इतना विस्तृत था कि मैं निकट भविष्य में इसके प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बनने के कार्य से लगभग अभिभूत था। लेकिन मेरे पास जो जबरदस्त शक्ति थी उसने मेरे संकल्प की पुष्टि की। मैं इस राज्य के आसपास के घोंसलों में जानवरों को मारने की योजना का पालन करूंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। मैं एपिक रैंक वाले जानवरों से तब भिड़ूंगा जब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊंगा और रैंक कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस हो जाऊंगा। निश्चित रूप से, भले ही इसमें कुछ समय लगे, मेरे लक्ष्य हासिल होंगे। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 76 अकेले चलना। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकल आया क्योंकि मैं उस दुनिया के बारे में ढेर सारी जानकारी जुटा रहा था जिसमें मैं था। कुछ घंटे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए। मुझे वही सराय मिली जहां मैं पिछली रात रुका था और ऊपर के कमरे में लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर जाने से पहले मैंने अलग अलग तरह के खाने का लुत्फ उठाया। मैं बिस्तर पर लेट गया और अपने शरीर को आराम दिया और मैंने प्राचीन दिखने वाले सौंदर्य का आनंद लिया। जब मैंने छत की ओर देखा और सोने की कोशिश की तो मेरे मन में कई विचार आए और चले गए। हालांकि यह मेरे लिए संभव नहीं था क्योंकि मैंने तुरंत ही दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। मैं सतर्क हो गया क्योंकि वास्तव में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए था जिसे अभी ऐसा करने की आवश्यकता हो, और उम्मीद थी कि यह सराय के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा। यह उन भाड़े के सैनिकों में से कोई भी नहीं हो सकता था जिनके साथ मैंने आज काम किया था। मैं सावधानी से आगे बढ़ा और दरवाजा खोला, जहां मुझे एक महिला की आकृति का सामना करना पड़ा जो पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थी और झुकी हुई थी। मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूं सर, मुझे मेरी लेडी का संदेश देने का काम सौंपा गया था। क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि मुझे कुछ सेकंड के लिए अंदर आने देंगे? मेरे सामने वाला व्यक्ति ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से काले कपड़े से ढका हुआ था और उसने रैंक के स्तर की शक्ति का प्रदर्शन किया। मैंने उसके शब्दों के बारे में सोचा और सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे किसी का ध्यान मेरी ओर गया। मैं बहुत सावधान था, केवल रैंक के कौशल का उपयोग करने और सामान्य रैंक के बराबर शक्ति दिखाने के स्तर तक। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था और यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने कमरे के अंधेरे गलियारे में चारों ओर देखा और महिला को सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। जिस क्षण हम कमरे में बंद हुए, महिला से काली जादुई शक्ति निकली और एक पतली सी दीवार ने पूरे कमरे को ढक लिया। मेरी लेडी पूर्ण गोपनीयता की मांग करती है, इसलिए मेरा मनोरंजन करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैंने शांति से उस पतली दीवार को देखा जो कमरे से बाहर आने वाली किसी भी आवाज को रोक रही थी और उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, ठीक है, सीधे बोलो और मुझे बताओ कि तुम क्या बात कर रहे हो। आप मुझे नाइट कह सकते हैं। मेरी लेडी आपसे बातचीत के लिए मिलना चाहती थी। जब भी आप उपलब्ध हो, बेहतर होगा कि बाद में नहीं बल्कि जल्दी ही। उसकी स्थिति जटिल है और वो सब कुछ गुप्त रूप से करने के लिए प्रतिबद्ध है। खुद को नाइट कहने वाली महिला ने एक सुनहरी पट्टिका निकाली जिस पर स्ट्रोई पीक लिखा था और उसे मेरी ओर बढ़ा दिया। कृपया जब भी संभव हो स्ट्रोई पीक के प्रसिद्ध व्हाइट कोर्टयार्ड का दौरा करें। हम वादा करते हैं कि आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे ही मुझे पट्टिका मिली और मैंने अपने सामने बैठी महिला को गौर से देखा, उसका आकार रात में घुलने लगा। उसने मेरी ओर एक और त्वरित झुकाव दिखाया, फिर वो पूरी तरह से गायब हो गई और कमरे के चारों ओर की पतली दीवार भी फीकी पड़ गई। मैंने अपने हाथों में स्वर्ण पट्टिका को देखा और मेरा मन मंथन करने लगा। इस बैठक से कुछ बातें ध्यान देने योग्य थीं। सबसे पहले, जिस व्यक्ति का मैंने किसी तरह से ध्यान आकर्षित किया था वह बहुत शक्तिशाली है,
इतना शक्तिशाली कि उस काले कपड़े वाली महिला जैसी अनुभवी व्यक्ति भी उसके आदेशों का पालन करती है। हर बार जब नाइट नाम की महिला बोलती थी तो वो उस लेडी को सबसे ज्यादा सम्मान के साथ संबोधित करती थी। इससे मुझे संदेह हुआ कि क्या वो कोई बहुत ऊंचे पद पर थी या इससे ऊंचे पद वाली कोई थी या दोनों। तथ्य यह है कि वे राज्य की 4 तैरती हुई चोटियों में से एक पर रहती थी। इसका मतलब था कि वह एक कुलीन या बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति हो सकती थी। दूसरी बात जो ध्यान देने लायक थी वह थी कि वे मेरे लिए कितनी सद्भावना व्यक्त कर रहे थे। वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छा बताने के लिए किसी को भेजा और मुझे ये चुनने की अनुमति दी कि मैं इस बैठक में कब जाऊं या मैं जाऊं भी या नहीं। ये सबसे हैरान करने वाली बात थी, आखिर ये व्यक्ति मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहा था। जाहिर है कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो एक शक्तिशाली रैंक एस को भी मजबूर कर सकती है, तो फिर उसकी नज़रों में मैं इतना अलग क्यों था कि मुझे इतना सम्मान मिला। मैं पूरी बातचीत पर विचार करता रहा, यहाँ तक कि रिकॉर्डर का उपयोग करके वापस जाकर उस दृश्य को कई बार देखा ताकि पता चल सके कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। मैं इससे कुछ और नहीं समझ पाया, बस इतना ही समझ पाया कि भले ही मैंने किसी शक्तिशाली व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन जिस तरह से वे काम कर रहे थे उससे ये किसी भी तरह से दुर्भावनापूर्ण नहीं होना चाहिए। मुझे अभी भी सावधान रहना था, इसलिए मैं अपनी योजनाओं को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और कल जोखिम उठाऊंगा। मैं कुछ और करने से पहले स्काईपैक नेस्ट की खेती करके अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा। वह रात जो एक आरामदायक रात होनी चाहिए थी, बेचैन हो गई क्योंकि मेरे तेजी से बढ़ते विचारों ने उस नींद को और दूर धकेल दिया जो मैं चाहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह सुबह मैं सराय से बाहर निकलकर आकर्षक राज्य की चहल पहल भरी गलियों में चला गया और बाहर की ओर जाने वाली विशाल किले की दीवार की ओर बढ़ा। आज जमीन पर बर्फ की एक पतली परत जमी हुई थी और ऊपर साफ नीला आसमान था। 4 दीवारी वाले किले के प्रवेश द्वारों में से एक का बड़ा धातु का गेट आधा खुला था, जबकि गाड़ियां और लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे और भाड़े के सैनिक इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। जानवरों के एकत्र होने वाले घोंसलों के अलावा ऐसे कालकोठरी भी थे जो इस दुनिया के सार से स्वाभाविक रूप से बने और बनाए गए थे, जहां कई रोमांच और पार्टियां होती थीं। ये कालकोठरी रैंक में भिन्न थीं, इस राज्य के पास सबसे ऊंचे वाले एपिक रैंक के थे। इस ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा मुझे लाइब्रेरी में बिताए समय से मिला। दुनिया भर में फैली ये कालकोठरियां उन खतरनाक कालकोठरियों से अलग थीं, जिनका मैं आमतौर पर आदी था, और वे इस दुनिया के निवासियों की ताकत बढ़ाने का तरीका लग रहे थे। मेरी दुनिया में सिस्टम ने एक पूरी तरह से अलग दिशा में जाकर एक ऐसी शक्ति प्रणाली बनाई जो आसानी से सार निकालती है और अपने अवरोधकों को आक्रमणकारी ताकतों द्वारा बनाए गए कालकोठरी से तेजी से ताकत में बढ़ाती है। भविष्य में इन कालकोठरी का ध्यान रखने के बाद मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मुझे ठीक से बनाए गए कालकोठरी मिले जो केवल शिकारियों की ताकत बढ़ाने के लिए हैं। इस प्रकार के कालकोठरी के साथ कालकोठरी टूटना संभव नहीं है क्योंकि वे इस दुनिया के मूल के साथ ठीक से बनाए रखे गए थे और उनमें अधिक सार डाला गया था ताकि इसमें मौजूद प्राणियों की उत्पत्ति को फिर से भरा जा सके। मैंने जो जानकारी पढ़ी है उसके अनुसार कालकोठरी जितनी उच्च रैंकिंग वाली होगी वो उतनी ही विशाल होगी। कुछ साहसिक दलों ने खुद को एक महाकाव्य रैंक वाले कालकोठरी को पूरी तरह से साफ करने के लिए कुछ दिन अंदर बिताते हुए पाया। ये कालकोठरी मेरे लिए अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने का एक और तरीका होगा, लेकिन मैं उन घोंसलों से शुरू करूंगा जहां पहले कई जानवर एकत्र हुए थे। मेरे लिए कई नेता थे जिन्हें मुझे नीचे गिराना था और कौशल हासिल करना था, और जब तक मैं बहुत दूर नहीं जाता तब तक मुझे सुरक्षित रहना चाहिए। ये बेहद विशाल कालकोठरी मेरे लिए अगला कदम होगा जब मैं अधिक जानकारी एकत्र करूंगा। मैं बड़े किले के व्यस्त दरवाजों के पास से गुजरा और ज्यादातर मनुष्यों और कुछ अर्धमानवों की भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया, अपने सभी छिपने के कौशल को सक्रिय किया और फिर जब मैं काफी दूर चला गया तो मैंने उड़ान का उपयोग किया। मैं आसमान में उड़ता हुआ उस विशाल भूमि की ओर बढ़ रहा था जहां जानवर एकत्रित थे। इस बार मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था और जितने ज्यादा से ज्यादा इस रैंक के जानवर हो सकते थे उन्हें निशाना बना रहा था। मेरा लक्ष्य कम से कम कुछ रक्षात्मक रैंक के कौशल हासिल करना था जिससे मुझे ज्यादा आत्मविश्वास मिले अगर मैं कभी किसी उच्च रैंक की चीज का सामना करने की घातक स्थिति में आ जाऊं। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 77 स्काईपैक नेस्ट। जब मैं स्काईपैक नेस्ट की ओर तेज गति से उड़ रहा था तो सफेद जमीन मेरे नीचे से गुजरी। ये हवा में शानदार तरीके से बना रहा और मैं इसके चारों ओर उड़ता हुआ उस विपरीत दिशा में उतरा जिसे विनाशकारी बल ने पिछली बार साफ किया था। उस क्षेत्र में जानवरों ने फिर से प्रजनन करना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं एक ऐसे क्षेत्र में गया जहां मैं और भी अधिक जानवरों को इकट्ठा होते हुए देख सकता था। मैं जैसे ही पास पहुंचा मुझे कुछ रंग के नेताओं की आभा महसूस हुई और मैंने संबंध विरुलेंट एबोमिनेशन डालना शुरू किया। प्यारा लेकिन घिनौना जानवर फिर से प्रकट हुआ, इस बार दूसरी दुनिया में।
जब उसने हमारे आसपास के घने सार को महसूस किया तो वो दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह ऊर्जा से भरा हुआ है और शुरू करने के लिए तैयार है। जब हम भोंसले की परिधि पर गिरे तो मैंने इस आकृति को देखकर मुस्कुराया, जिससे आसपास के रंगे और निचले जानवरों को सतर्क कर दिया गया। मैंने समन को बाईं ओर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया, जबकि मैंने दाईं ओर ध्यान केंद्रित किया। मैं अपने सभी रैंक के इस कौशल के साथ अपनी विनाशकारी क्षमता देखना चाहता था जो मेरे पास वर्तमान में थे। समन ने जैसे ही आदेश प्राप्त किया, वह आगे बढ़ गया। उसका फिगर भागते हुए जानवरों के समूह में गिर गया क्योंकि मैंने उन पर ध्यान केंद्रित किया जो मेरे लिए आ रहे थे और राइज ऑफ द थंडर मोनार्क कास्ट किया। धमाका! मेरे आगे 15 मीटर का क्षेत्र घने बिजली के सांपों और बैंगनी बिजली से भरा हुआ था जो जिस चीज को छूती थी उसे नष्ट कर देती थी। जोरदार प्रभाव ने और भी जानवरों को ध्यान में लाया क्योंकि झुंड बर्फ से ढके हुए बेहद ऊंचे पेड़ों से बाहर निकल रहे थे। हाँ, चलो चलें। मुझे जानवरों को मारने के लिए फिर से बेहद शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने का रोमांच महसूस हुआ क्योंकि मेरे सामने 2 पारदर्शी पहाड़ दिखाई दिए और पिघले हुए लावा और लपटें उगलने लगे। त्वरित विनाश ने आखिरकार एक एस रैंक लीडर को मेरी ओर दौड़ने के लिए प्रेरित किया। यह मेरे द्वारा डाले गए ज्वालामुखी विस्फोट की अत्यधिक गर्मी से बच गया और पीछे से मेरी ओर आते हुए घूम गया। जिस क्षण जानवर मेरे पास आया, मैंने पहली बार रैंक ए प्लस कौशल आर्कटिक जोन का उपयोग किया। जानवर जिस 10 मीटर के क्षेत्र में था, वह पूरी तरह जम गया, जिससे वह वहीं रुक गया और उसका सफेद फर कांपने लगा। ये काफी धीमा हो गया, जबकि प्रभावित क्षेत्र अराजक ठंडे तत्वों द्वारा अस्थिर होता रहा। ये बहुत ज्यादा घायल नहीं हुआ क्योंकि इसकी विशेषता भी ठंडी थी, लेकिन इससे मुझे ये पुष्टि मिली कि रैंक ए प्लस कौशल शक्ति में रैंक एस से बहुत दूर नहीं थे। जब रैंक एस जानवर धीमा हो गया तो उसके स्थान पर भारी बैंगनी बिजली बरसी। असमान शरीर वाले सफेद बालों वाले जानवर ने जानलेवा हमलों से बचने के लिए अपने लंबे अंगों का इस्तेमाल किया। बिजली की हर एक चमकती हुई मार उसके मांस के टुकड़ों को नष्ट कर रही थी। मैंने एक और आर्कटिक जोन स्पैम किया, जिससे उसकी हरकतें और धीमी हो गईं, और फिर एक और राइज ऑफ द थंडर मोनार्क का इस्तेमाल किया ताकि आखिरकार उसकी कड़ी सुरक्षा को ध्वस्त किया जा सके। रैंक ए प्लस और एस कौशल के बार बार इस्तेमाल से आखिरकार जानवर नीचे गिर गया। मैं उसके लगभग नष्ट हो चुके शरीर की ओर गया और उस पर अपना हाथ रखा, एक आइटम के रूप में सार की हरकत महसूस की और मेरे एक स्टोरेज रिंग में कुछ कोर दिखाई दिए। ये वस्तु एक बहुत लंबी नीली तलवार थी जिसे ब्लू टेरर कहा जाता था, जिसे मुझे थोड़ी निराशा हुई क्योंकि मुझे अभी और अधिक रक्षात्मक या सहायक कौशल की आवश्यकता थी। लेकिन दिन अभी शुरू ही हुआ था, अभी और भी कई जानवरों को मारना बाकी था। विशैला ग्रिनित काम कर रहा था, अब एक अन्य रैंक एस लीडर के साथ संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसका शरीर लगातार हवा के हानिकारक विस्फोट छोड़ रहा था। जिस सफेद बालों वाले जानवर से वह लड़ रहा था, वह लड़ाई जारी रहने के साथ साथ और भी अधिक पराजित होता गया। ग्रिनित लड़ता रहा और नुकसान उठाता रहा, लेकिन जरा भी प्रतिक्रिया नहीं की। मैं उस क्षेत्र के पास पहुंचा और एक आदेश दिया। ग्रिनित प्राणी जहरीले मांस और हड्डियों के तूफान के साथ फट गया जो जानवर के शरीर में चिपक गए, जिससे वह अपने घुटनों पर आ गया और अपनी जान बचाने के लिए छटपटाने लगा। मेरे पास एक बड़ा मेलाकाइट रूनिक चक्र दिखाई दिया, जबकि विशैला ग्रिनित तत्व एकदम नया जैसा हो गया, लड़ाई में पुनः शामिल हो गया और एक और विशैले विस्फोट के साथ इसे समाप्त कर दिया। इस बार इस जानवर ने एक कौशल पुस्तक गिराई। ये सभी तत्व प्रतिरोध था जिसे मैंने जल्दी से सीख लिया। यह एक सक्रिय कौशल था जो एक बार सक्रिय होने पर मौलिक हमलों के खिलाफ आपकी सुरक्षा को बढ़ाता था, लेकिन हमेशा की तरह मैं इसे हर समय सक्रिय रखूंगा। लड़ाई धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही थी क्योंकि हमने इस क्षेत्र के अधिकांश जानवरों को मार गिराया था। मैं अपनी ठंडी सांसों को बाहर निकलते हुए देख सकता था क्योंकि मैं जमीन पर अन्य जानवरों से कोर इकट्ठा कर रहा था और हमारे सामने बड़े पेड़ों की झाड़ियों की ओर देख रहा था। मुझसे कई गुना ऊंचे पेड़ हमेशा की तरह मजबूत खड़े थे। उनकी आड़ में उन लोगों के लिए खतरनाक एहसास हो रहा था जो उनकी गहराई में जाने की हिम्मत करते थे। मुझे याद आया कि पिछली बार कैप्टन राइने के नेतृत्व में हम कितनी दूर तक आए थे और सावधानी से अपना रास्ता बनाया। जिज्ञासु जानवर जिन्होंने अभी अभी हुई लड़ाई के कंपन को सुना था, पहले से ही उस क्षेत्र के पास आ रहे थे और हम और अधिक जानवरों से कुछ ही मिनटों बाद मिले जब मैं और एबोमिनेशन पेड़ों के समूह में चले गए। आर्कटिक जोन का संयोजन शक्तिशाली नेताओं को धीमा कर देता है और सामान्य जानवरों को भी जानलेवा वार करता है क्योंकि उनके शरीर जम जाते हैं और बिखर जाते हैं। साथ ही राइज ऑफ द थंडर मोनार्क का उपयोग उनकी दक्षता के साथ मेरा नया पसंदीदा स्पैम कौशल बन गया। मैंने खुद को बार बार आक्रामक रैंक के कौशल का उपयोग करने के लिए तैयार किया जो उच्च रैंक वाले जानवर के खिलाफ उतने कुशल नहीं थे, लेकिन मैं कौशल संयोजन के लिए उनकी दक्षता बढ़ाना चाहता था। मैं अब अधिक सहायक और रक्षात्मक कौशल की ओर झुक रहा था जिन्हें मैं बिना किसी चिंता के हर समय सक्रिय रख सकता था क्योंकि वे जल्दी से दक्षता में बढ़ेंगे और संयोजन के लिए एकदम सही होंगे।
अगर हम जानवरों के बड़े समूहों के समूह से मिलते हैं तो ज्वालामुखी विस्फोट इसके लिए एकदम सही था, लेकिन इसने आसपास के वातावरण को इतना नुकसान पहुंचाया कि घने सफेद पेड़ों में कुछ मिनटों के लिए आग लग गई और जानवरों के और भी झुंड हमारी ओर आ गए। हवा में एकत्रित प्राकृतिक रूप से ठंडे तत्वों ने आग को कम कर दिया और अगले कुछ मिनटों में इसे अलग कर दिया और अब तक रैंकेस से ऊपर का कोई भी जानवर बाहर नहीं आया था, इसलिए यह बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। हम कुछ रैंक के लीडर्स और 2 और रैंकेस को नीचे गिराने में सक्षम थे। रैंकेस लूट का उल्लेख करने लायक रैंकेस आइटम स्टोरेज पाउच था, जो मेरे द्वारा उपयोग किए जा रहे निचले रैंक के स्टोरेज रिंग्स की तुलना में बहुत अधिक जगह रखता था और सुसज्जित होने पर मेरी कमर से चिपक जाता था। दूसरा एक कौशल था जिसे घायलों की सुरक्षा। चोटों से आपको कोई डर नहीं लगता क्योंकि कौशल सक्रिय होने पर आपकी रक्षा 200% बढ़ जाती है। मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठी जब मुझे अंततः एक उच्च स्तरीय सहायक कौशल और वह भी एक रक्षात्मक कौशल प्राप्त हुआ। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 78 सावधानी। नई रैंक इस कौशल को जल्दी से सीखा गया था, साथ ही कुछ रैंक के कौशल जो वर्तमान में उल्लेख करने योग्य नहीं थे, उनका उपयोग कौशल संयोजन के लिए किया जाएगा जब उनकी दक्षता बढ़ जाएगी। मैंने अव्यवस्थित विशेषता पैनल में उन कौशलों को देखा जो लगातार अपनी प्रभावशीलता दिखा रहे थे जिनका मैं नियमित रूप से उपयोग करता था। कौशल बी ईगल आई सॉ बी जोर डार्क असैसिन सॉ ए फ्लाइट सॉ ए इंस्टेंट ट्रांसफर 98 ए इन्फिनल पर्ज सॉ ए अल्ट्रा रीजनरेशन -94 ए स्पीयर ऑफ डेस्टिनी 95 ए पेन रेजिस्टेंस सॉ ए रिकॉर्डर 43 ए कंबस्टिंग स्पीयर्स 69 ए लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन -42 ए अर्थ आर्मर 77 ऑब्सक्योर -78 ए जोर आर्कटिक जोन 53 एस ज्वालामुखी विस्फोट 79 एस समन विरुलेंट एबोमिनेशन -89 एस रेज ऑफ द थंडर मोनाक 77 एस ऑल एलिमेंट रेजिस्टेंस 5 एस प्रोटेक्शन ऑफ द वुंडेड 2। रैंक इस कौशल धीरे धीरे बढ़ रहे थे, कुछ अधिकतम दक्षता के आधे से अधिक रास्ते पर थे। पैनल पर कई निचले रैंक वाले कौशलों के अव्यवस्थित पक्ष पर कुछ भी जो रक्षा और समर्थन कौशल 100 के करीब थे। मुझे दिन के अंत तक कौशल संयोजन से कुछ नए रैंक के कौशल प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मैंने उम्मीद भरी निगाहों से पैनल से हटकर अपने आसपास के ठंडे और बर्फीले वातावरण की ओर देखा, क्योंकि विषाणुजनित घृणा ने पास आने वाले सभी जानवरों को खत्म कर दिया था। हम इस विशाल तैरते हुए भूभाग के बाहरी घेरे पर ही थे, लेकिन हम उस दूरी के करीब पहुंच गए थे जब पिछले विनाशकारी बल का नेतृत्व करने वाले ने हमें रुकने के लिए कहा। मैं इतनी जल्दी एक महाकाव्य रैंक वाले जानवर के संपर्क में आने के लिए बहुत दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं सावधानी से आगे बढ़ूंगा और देखूंगा कि क्या मैं इसे दिन कहने से पहले एक और रैंक कौशल प्राप्त कर सकता हूं और जमे हुए साम्राज्य के शानदार रूप से तैरते बर्फीले शिखर में संभावित रूप से प्रभावशाली रंडेवू की तैयारी कर सकता हूं। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, ध्यान से आगे बढ़ना सुनिश्चित करते हुए। मैंने अपना ध्यान हमारे आसपास के बमुश्किल दिखाई देने वाले पेड़ों पर केंद्रित किया, जबकि ईगल आइज का उपयोग करके आने वाले जानवरों की जांच की। मेरा ध्यान पूरी तरह से टोही पर था क्योंकि विरुलेंट एबोमिनेशन ने लड़ाई का खामियाजा उठाया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारी प्रगति धीमी होती गई। हम जितने गहरे गए, शक्तिशाली जानवर मौजूद थे और जल्द ही हम 3 रैंक एस नेताओं के सामने आ गए जो जानवरों के एक बड़े समूह को हमारी ओर ले जा रहे थे। मैंने इन बदसूरत दिखने वाले राक्षसों की ओर उत्साह से देखा क्योंकि वे पहले से ही मेरी आंखों में सही लूट की तरह लग रहे थे। हमने जानवरों के बड़े समूहों के हमारे पास आने का इंतजार किया और लड़ते हुए पीछे हट गए ताकि लड़ाई अंदर की ओर न हो जाए। विरुलेंट एबोमिनेशन ने 2 रैंक एस बॉस के नेतृत्व वाले समूहों के साथ संघर्ष किया। जब 2 नेताओं ने एक साथ उस पर हमला किया तो उसका शरीर जल्दी ही क्षत विक्षत हो गया। दूसरा नेता मेरी ओर बढ़ रहा था, उसका विशाल शरीर तेज गति से आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे वह निकट आ रहा था आर्कटिक क्षेत्र की ठंडी हवाओं से बच रहा था। जो जानवर उस समन को तबाह कर रहे थे, उन्हें लगा कि वे जीत गए हैं क्योंकि उन्होंने उसके पंखों और कठोर मांसपेशियों को चीर दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद वे निराश हो गए जब वो घृणित वस्तु उनके सामने फट गई। धमाका। इस हमले ने आसपास के कई सामान्य जानवरों को नष्ट कर दिया और उन 2 नेताओं को बुरी तरह घायल कर दिया जो उस पर हमला कर रहे थे। कुछ ही पल बाद एक बड़े मेलाकाइट रून ने एक बिल्कुल नया एबोमिनेशन पैदा किया जो लड़ाई में वापस कूद पड़ा। मुझे निशाना बनाने वाले नेता को अंततः आर्कटिक जोन में से एक ने पकड़ लिया क्योंकि उसका ध्यान दूसरी ओर चला गया। उसकी आकृति धीमी हो गई और मुझे जहां वह खड़ा था वहां और भी अधिक कौशल डालने की अनुमति मिली। इसके शरीर से असहज आवाजें निकल रही थीं क्योंकि विनाशकारी ठंडे तत्व इसकी सुरक्षा को तोड़ने की असफल कोशिश कर रहे थे। थंडर मोनाक का क्रोध और ज्वालामुखी विस्फोट ही इसकी एकमात्र राहत थी क्योंकि इसके विशाल आकार ने कई बार गरजती बैंगनी बिजली और पिघली हुई लपटों को झेला और कौशल के निरंतर कास्ट के आगे गिरने से पहले चीखती हुई चीखें निकाली। मैं अपने आसपास की चीजों को देखता रहा। जैसे जैसे मैं मृत रैंक एस बॉस के शरीर के पास पहुंचा, मुझे एक सुनहरी कौशल पुस्तक और कोर मिले।
दिन का तीसरा रंग कैस कौशल जोड़ होगा। संत का प्रेत। बहुत पहले से एक संत की मृग तृष्णा 10 सेकंड के लिए प्रकट होती है, जो सभी घावों को ठीक करने और किसी भी बड़े नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए अपने शक्तिशाली जादू का उपयोग करती है। मैंने तुरंत ही यह हुनर सीख लिया और उस समन की तरफ देखा जिसने अपने सामने मौजूद एक जानवर को चीर दिया था और अब वह आखिरी जानवर से भिड़ रहा था। हालांकि इस समय मैंने हमारे आगे के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखा जिसे मैं ईगल आइज से लगातार देख रहा था। एक शक्तिशाली आकृति हमारी ओर तेजी से आती बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से आ रही थी। उसका शरीर आसमान की ओर बढ़ते अत्यंत मजबूत पेड़ों की अनदेखी कर रहा था। वह उनसे टकराकर सीधी रेखा में उड़ गया। लानत है। मैंने जल्दी से एक मृत नेता के शरीर पर तत्काल स्थानांतरण का उपयोग किया और एक अन्य कौशल पुस्तक और कोर प्राप्त किया, इससे पहले कि मैं अपना सिर पूरी गति से घुमाता और तत्काल स्थानांतरण के साथ ईगल आइज का उपयोग करके फिर से स्थान से 1 मील से अधिक दूर दिखाई देता। धमाका। मैंने उस क्षण प्रभाव सुना जब मैं गायब हो गया, क्योंकि वह बड़ा जानवर जो हमारी ओर आ रहा था विरुलेंट एबोमिनेशन पर टूट पड़ा और उसके आसपास के पेड़ों के माध्यम से समन को नष्ट कर दिया। मैंने केवल कुछ देर तक देखा कि कैसे चमकदार सफेद पंजे मेरे समन की छाती में घुस गए, इससे पहले कि वह मांस और हड्डियों के विस्फोट में फट जाए जिसने आकृति को थोड़ा पीछे धकेल दिया। जानवर के कुछ घाव दिखाई दिए क्योंकि उसके कुछ फर हरे रंग के हो गए थे, लेकिन वे जल्द ही बेदाग सफेद हो गई क्योंकि उसकी तीखी आंखों ने 1 मील से भी ज्यादा दूर मेरी आकृति को खोज लिया। एक और विषैला ग्रेनेड जीव मेरे स्थान पर प्रकट हुआ। जैसे ही मैंने तत्काल स्थानांतरण का उपयोग किया, 1 मील दूर दिखाई दिया। जानवर को वापस पकड़ने के लिए समन भेजा। हाँ, भाड़ में जाए। मैंने इंस्टेंट ट्रांसफर का कई बार इस्तेमाल किया जब तक कि मैं फिर से नेस्ट की परिधि के पास नहीं पहुंच गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मैं लगातार फ्लैश करता रहा। जब मैं कुछ मील से ज्यादा दूर था और दूरी पर तैरते हुए भूभाग को देख सकता था, तो गुस्से की एक गूंजती हुई दहाड़ फूट पड़ी जिसे यहाँ से सुना जा सकता था। मैंने अपनी सांस को स्थिर किया और घोंसले से दूर उड़ना जारी रखा। मुझे वह जानकारी याद आ गई जो मैंने पढ़ी थी कि शक्तिशाली जानवर उस घोंसले से बाहर नहीं निकलते जिसमें वे होते हैं जब तक कि कोई वास्तव में शक्तिशाली जानवर कई जानवरों को एक साथ इकट्ठा करके उनके आसपास की भूमि पर हमला न कर दे। पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि जानवरों की संख्या नियमित रूप से कम हो रही थी। शक्तिशाली साहसिक और भाड़े के सैनिक हर कुछ वर्षों में रैंकेस से ऊपर उठने वाले नेताओं को हराने के लिए दल बनाते थे। क्रोधित जानवरों की दहाड़ी जारी रही और जैसे जैसे मैं उड़ता गया वे दूर होते गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि मैं उस महान जानवर के बारे में सोच रहा था जिससे मैं लगभग भिड़ गया था। अभी नहीं, अभी नहीं। मुझे तब तक सुरक्षित खेलना था जब तक कि मेरे द्वारा एकत्रित कौशल में दक्षता नहीं बढ़ गई और मुझे ऐसे जानवर के खिलाफ लड़ते समय अपनी जान गंवाने का कोई मौका नहीं मिला। मेरा जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं बिना पूर्ण विश्वास के खेल नहीं सकता था। एक बार रंग के इस कौशल की दक्षता बढ़ने के बाद मैं इस शक्तिशाली जानवर को मारने के लिए वापस आऊंगा। ये बेहद खतरनाक था, लेकिन बेहद लाभदायक भी था। अन्य लोग सिर्फ एक महान रैंक वाले बॉस को हराकर रैंक से ज्यादा शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं कर सकता था और मैं इसके लिए उत्सुक था। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 79 बैठक। मैं तैरते हुए स्काईपैक घोंसले से दूर चला गया और दूर स्थित विशाल किले की दीवारों की ओर उड़ चला। मैंने वो कौशल पुस्तक निकाली जिसे मैं शक्तिशाली एपिक रैंक वाले जानवर के प्रकट होने से पहले पकड़ने में कामयाब रहा। ये लेस देन नॉट ग्रेटर देन अपवित्र विस्फोट मारे गए दुश्मनों के शरीर को हिंसक रूप से फटने के लिए प्रभावित करता है। 5 मीटर के क्षेत्र में जहरीली मारक शक्ति को छोड़ता है। मुझे उन ढेरों शवों की याद आ गई जो जब भी मैं लड़ता था तो ढेर हो जाते थे और अगली बार इसका उपयोग करने के लिए उत्सुक था। आसमान में ठंडी हवाएं और साथ ही जमी हुई किंगडम में हमेशा गिरने वाली बर्फ मुझे सुकून देने वाली बन गई और मेरे शरीर में महसूस होने वाले तनाव को शांत कर दिया। मैं किले की दीवार के पास पहुंचते ही नीचे उतर गया। रात के करीब आते जाते भीड़ कम होती जा रही थी। भूमि पर राक्षसों के बढ़ते भय और तनाव के कारण राज्यों के बीच यात्रा करके और अपना माल बेचकर अपना व्यवसाय चलाने वाले अधिकांश व्यापारियों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। व्यापारियों और प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए साहसिक और भाड़े के सैनिकों की भूमिका और भी बढ़ गई। भूमि पर घूमते राक्षसों के दस्ते से सामना होने की स्थिति में उन्हें किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। मैं बिना किसी परेशानी के भारी सुरक्षा वाले गेट से गुजरा और खुद को खूबसूरत प्रवेश द्वार वाले शहर में पाया जो रात के आसमान के आगमन के साथ जीवंत होता हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे वह निमंत्रण याद आया जो मुझे मिला था और साथ ही वह स्वर्ण पट्टिका भी जो मैंने अपने भंडारण रिंग में रखी थी। ये व्यक्ति जिसने मुझमें रुचि ली थी और अचानक एक बैठक के लिए बुलाया था, वह फ्रोजन किंगडम में मेरे समय के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हो सकता था और मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता था।
मैंने अपने शस्त्रागार में चारों ओर रंकेस कौशल जोड़े थे और मैं और भी अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे अभी भी सावधानी से आगे बढ़ना था। मैं अब मीटिंग के साथ यह जोखिम उठाऊंगा और देखूंगा कि इससे क्या परिणाम निकलते हैं। मैंने खुद को उन व्यवसायों की पंक्तियों से आगे बढ़ते हुए पाया जो अपना काम शुरू कर चुके थे, और साथ ही उन मुश्किल से कपड़े पहने महिलाओं को भी जो सचमुच सराय के अंधेरे कोनों से निकल रही थीं। इस बार मेरी मंजिल वह लंबा पुल था जो दूर ऊपर तैरती हुई बर्फीली चोटी तक जाता था। दो गार्ड अभी भी साथ साथ खड़े थे और ऊपर जाने वाले हर व्यक्ति की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे थे। केवल उच्च पद वाले लोगों को ही बिना जांच के जाने दे रहे थे। मैंने पुल की ओर जाते हुए उस महिला से प्राप्त स्वर्ण पट्टिका निकाली जो खुद को नाइट कहती थी। दोनों तरफ के पहरेदारों ने कुछ देर तक मेरी ओर देखा, फिर अपनी नजरें हटा लीं। पुल पर मेरा पहला कदम बिल्कुल नई चीज की शुरुआत जैसा लगा। नीले चमकते रत्नों के साथ कभी भी बनाया गया जो विपरीत दिशाओं में पंक्तिबद्ध थे और इसकी चरम चौड़ाई थी। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो ये बहुत कम हलचल के साथ आकाश में खड़ा था। मैंने गिनती की थी, पुल जटिल कलात्मकता के साथ बनाया गया था और नीले चमकते रत्नों के साथ कभी भी बनाई गई सबसे महंगी सीढ़ियों की तरह लग रहा था जो विपरीत दिशाओं में पंक्तिबद्ध थे और इसकी चरम चौड़ाई थी। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो ये बहुत कम हलचल के साथ आकाश में खड़ा था। मैंने 300 से अधिक सीढ़ियां गिन ली थीं, इससे पहले कि मैं दो शानदार कपड़े पहने महिलाओं को नीचे उतरते हुए देखूं, जिन्होंने मुझे उत्सुकता से देखा। कुछ और मिनट बीतने के बाद मैंने ऊपर हवा में उड़ते दृश्यों का आनंद लेना बंद कर दिया और नीचे टिमटिमाती रोशनियों को देखने लगा, और मैं पूरे पुल पर चढ़ गया और एक बिल्कुल नए क्षेत्र में पहुंच गया जो कि मुझे अब तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा था उससे पूरी तरह से अलग लग रहा था। पुल से लेकर स्ट्रोई पीक की ओर जाने वाले रास्ते पर सफेद पत्तों वाले सामान्य आकार के पेड़ थे। चिकनी सड़क खूबसूरती से पक्की थी क्योंकि यह जगह हमारे नीचे की जमीन से दोगुनी खूबसूरत लग रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, रास्ता दो भागों में बढ़ता गया और रास्ते के अंत में किसी व्यक्ति की आकृति दिखाई दी जो 3 मीटर से बड़ी लग रही थी। इस आकृति में एक जंगली आभा थी जो निश्चित रूप से रैंकेस से अधिक थी क्योंकि वे स्ट्रोई पीक में प्रवेश करने वाले पुल से ठीक नीचे के रास्ते पर पहरा दे रहे थे। प्राणी ने अपने शरीर को उसी तरह के सफेद कवच में लपेटा हुआ था जैसा मैंने कई गार्डों को पहने हुए देखा था, केवल उनका सिर खुला हुआ था। ये सिर था जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि यह एक ज्वलंत प्रकाश से चमक रहा था और इसके चारों ओर एक पूरा आयाल था। आकृति का सिर बहुत ही आकर्षक था जो कि सबसे क्रूर शेर से काफी मिलता जुलता था। यह एक शक्तिशाली जानवर था जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। मैंने इस गार्ड से मिलने के बाद अपने धड़कते दिल को शांत किया जो संभवतः एपिक रैंक का था, क्योंकि मैंने सोचा कि कौन सा रास्ता चुनना है। उन्होंने मुझे व्हाइट कोर्टयार्ड नामक स्थान पर आने का संदेश दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ है। मैं गार्ड से बात करने की योजना बना रहा था, तभी एक काले कपड़े पहने व्यक्ति सही रास्ते पर दिखाई दिया। ये वही व्यक्ति लग रहा था जिससे मैं कल मिला था, जब उन्होंने मेरी ओर झुककर मुझे अपने पीछे आने का संकेत दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, भव्य इमारतें सामने आती गईं और मैंने लोगों की भीड़ को देखा जो अपने आप को अहंकार के साथ शानदार दिखने वाले स्टोरों और रेस्तराओं में आते जाते थे। मैं जिस काले कपड़े वाली महिला का पीछा कर रहा था, वह हमें एक खास इमारत के पीछे ले गई और उसे तेजी से खटखटाया, जिससे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया जो एक मंद रोशनी वाले रास्ते की ओर जाता था। जब वह आज पहली बार बोल रही थी, तो मैं भी उसके साथ कूद पड़ा। लेडी किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या घूरती आंखों को रोकने के लिए और भी अधिक कठोर उपाय करना चाहती थी। हम जल्द ही व्हाइट कोर्टयार्ड पहुंचेंगे। मैंने उसके शब्दों पर सिर हिलाया और हम भूमिगत रास्ते से होते हुए एक छोटे से आंगन में पहुंचे। हम एक सफेद कमरे में पहुंचे, जहां छिपे हुए दरवाजे के बंद होने पर हमें एक सुकून भरा एहसास हुआ। रात ने कुछ और दरवाजों से रास्ता दिखाया और मैंने जल्द ही खुद को एक घूंघट वाली आकृति के सामने पाया जो किसी ऐसे व्यक्ति के समान थी जिसे मैंने कुछ समय पहले देखा था। मैंने अपने चेहरे पर आश्चर्य को प्रकट न करने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे यह एहसास हो गया था कि जिस व्यक्ति में मैंने रुचि ली थी, उसने एक उच्च प्रोफाइल व्यक्ति का वही घूंघट पहना हुआ था, जिसकी उपस्थिति में शक्तिशाली रैंकेस के कप्तान भी रहना चाहते थे। रात जल्दी से झुकी और कमरे से दूर चली गई। एक क्लिक के साथ दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि कई जादुई अवरोधों ने उस कमरे को घेरना शुरू कर दिया था जिसमें हम थे। घूंघट वाली आकृति खड़ी हुई और अपनी पोशाक को ऊपर उठाते हुए और अपने सिर को थोड़ा नीचे धकेलते हुए एक छोटा सा प्रणाम किया। उसके पूरे शरीर को ढकने वाला काला पर्दा तुरंत गायब हो गया, क्योंकि अब तक का सबसे शानदार चेहरा मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ। चेहरे पर एक अलग और ठंडा भाव था और काली आंखें रात में चुभती हुई चमक रही थीं। चमकीले नीले बालों से भरा एक भरपूर सिर प्रकाश में आया, क्योंकि आकृति ने खुद को पूरी तरह से मेरे सामने प्रकट किया। एक स्पष्ट रूप से उम्मीद भरी आवाज जो बर्फीले भाव को धोखा देती हुई लग रही थी, गूंजी। आदरणीय महोदय, मुझसे मिलने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद।
इस व्यक्ति के श्वेत होठों से निकला प्रत्येक शब्द लालित्य से टपकता हुआ प्रतीत हो रहा था। जब मैंने स्वयं को अपनी कल्पना से बाहर निकाला और शांति से बोला, कोई समस्या नहीं है, अगर मैं आगे आ सकता हूँ तो आज मुझे किससे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। आकृति ने अपना ठंडा चेहरा ऊपर उठाया और स्पष्ट आवाज सुनाई दी, जिसके बारे में मैं निश्चित रूप से पुष्टि कर सकता हूँ कि जमे हुए चेहरे की तुलना में अधिक उत्साह दिखा। मैं फ्रोजन किंगडम के राजा रोक बेलमोंट की दूसरी संतान हूँ, बर्फ की राजकुमारी जो उस बर्फीली चोटी पर नियंत्रण रखती है जिस पर हम खड़े हैं। मेरा नाम एडिलेड बेलमोंट है और यहाँ आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 80 विश्वास का निर्माण। मैं अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं उस व्यक्ति से मिला था जिससे मैं मिलना चाहता था। मेरी अनोखी कुशलता ने उसके शरीर को सुनहरे प्रकाश से चमकते हुए दिखाया, इस हद तक कि मेरे चारों ओर की धुंधली धूसर रोशनी पीछे हटने लगी। ये वह व्यक्ति था जो मेरी मृत्यु और आने वाली विपत्ति को रोक सकता था। मुझे उसका अनुग्रह पाने का कोई रास्ता खोजना था, चाहे कुछ भी हो। मेरा दिमाग जो हमेशा योजना बनाता रहता था, इस व्यक्ति के बारे में सोचते समय खाली हो गया, क्योंकि मैं वास्तव में उसके बारे में बहुत कम जानता था और मेरे पास काम करने के लिए कोई जानकारी नहीं थी। वो कुछ समय पहले ही बेतरतीब ढंग से प्रकट हुआ था, जिसमें रैंकेस की औसत शक्ति दिखाई दे रही थी, जिसमें एक ऐसी क्षमता थी जो उसे औसत से थोड़ा अधिक मान प्रदान करती थी। उनके चेहरे पर शांति का भाव सिर्फ तब आता था जब वे खाना खाते थे। ऐसा लगता था कि वे खाने का इतना आनंद ले रहे हैं कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिल जाती थी। उनके साथ मौजूद भाड़े के सैनिकों से मुझे पता चला कि इस सम्मानित व्यक्ति का नाम नुहोसमोंड था। ये सभी बातें मुझे एक दिन में ही पता चल गईं, जब मैंने अपनी सूचना एजेंसी की पूरी ताकत लगाकर उस व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखी जिस दिन से वह सामने आया था। लेकिन मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था, जिससे मैं बहुत निराश हो गया। मेरे खिलाफ खड़े कुलीनों को बहुत सारे रहस्यों की वजह से जल्दी ही विनाश का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे पास वर्तमान व्यक्ति के लिए कुछ भी बनाने के लिए नहीं था। मेरा दिमाग साफ हो गया क्योंकि मैंने अभी के लिए सबसे सरल तरीका चुना, ईमानदारी। मैंने उस चेहरे को देखा जो मेरे बोलते समय लगातार चमक रहा था। मैं फ्रोजन किंगडम के राजा रोक बेलमोंट की दूसरी संतान हूँ, बर्फ की राजकुमारी जो उस बर्फीली चोटी पर नियंत्रण रखती है जिस पर हम खड़े हैं। मेरा नाम एडिलेड बेलमोंट है और यहाँ आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ईमानदारी, यह ऐसी चीज थी जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते थे, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता था। मैंने अपनी आवाज को यथासंभव स्थिर रखने की कोशिश जारी रखी। सर ओसमोंड, आपको यहाँ बुलाने के पीछे मेरा बहुत ही शुद्ध इरादा है, लेकिन मामले के विषय को देखते हुए मैं नहीं जानता कि आगे क्या करना है। हाँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे बताऊं जिससे मैं अभी मिला हूं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और वो मुझे मेरी असामयिक मृत्यु से बचाएगा, बिना ये कहे कि मैं थोड़ा पागल हूँ। मैं इस व्यक्ति के साथ बिना बहुत उत्सुक या शत्रुतापूर्ण इरादे के कैसे विश्वास बना सकता हूँ। मैं देखूंगा कि बिना किसी कुतर्क के स्पष्ट ईमानदारी से काम चल सकता है या नहीं। उसकी नज़र जो मुझे आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा भार मेरे ऊपर दबा रहा हो। मेरे पास एक अनोखा कौशल है जो मुझे बताता है कि मुझे किसके साथ जुड़ना चाहिए और किसके साथ नहीं। आप पहले व्यक्ति हैं जिनसे मैं मिला हूं और जिनके साथ यह कौशल सबसे मजबूत संगति की मांग करता है। मेरे मुंह से शब्द निकलते ही हवा में सन्नाटा छा गया। मैंने अपने अनोखे हुनर के बारे में एक ऐसा राज उजागर कर दिया था जो किसी और को नहीं पता था। मेरी माँ इस रहस्य के साथ मर गई क्योंकि उनके पति भी अंधेरे में रह गए। लेकिन मैंने ये जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि मुझे गोल्डन रूल पर पूरा भरोसा था जो आज भी यही संदेश देता है, जितना हो सके इस व्यक्ति से जुड़े रहो। अब आप एक कमजोर लड़की द्वारा आपके सामने अपना रहस्य उजागर करने पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजकुमारी एडिलेड नाम की यह खूबसूरत महिला अपने हर वाक्य से मुझे हैरान कर रही थी। जब मैंने उसके आखिरी शब्द सुने तो मुझे कुछ सेकंड के लिए रिकॉर्डर पर उन्हें फिर से चलाना पड़ा ताकि पता चल सके कि मैंने सही सुना है या नहीं। ये फ्रोजन किंगडम की राजकुमारी थी जो एक चोटी पर नियंत्रण रखती थी और वर्तमान राजा की पसंदीदा बेटी थी। उसके शब्दों से मेरे साथ जुड़ना उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैंने जल्दी से अपनी स्थिति और अपने लक्ष्यों के बारे में सोचा जब मैं इस दुनिया में उतरा था। मैं एक अद्वितीय व्यक्ति था जिसके पास लगभग असीमित शक्ति थी। मैंने अपनी शक्ति और प्रभाव को जल्दी से बढ़ाने और इस दुनिया में राक्षसों के आक्रमण को बाधित करने की योजना बनाए, अंततः इसे अपने लिए ले लिया। वही एक अद्वितीय कौशल के बारे में जो बातें कह रही थी, जो उसे बताती थी कि उसे किन लोगों के साथ रहना चाहिए, वह इतनी दूर की बात नहीं लगती थी। तो चलिए मान लेते हैं कि वो सच बोल रही है।
मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं क्योंकि मैं पूरी तरह से समझ रहा था कि अगर इस व्यक्ति की बातें सच होती तो क्या नई संभावनाएं होती। मैंने इस राज्य के शिखर पर ताकत से पहुंचने और बड़ी उपलब्धियां बनाने का बीड़ा उठाने की योजना बनाई थी, साथ ही उन राक्षसी ताकतों से लड़ने की भी जो निश्चित रूप से आएंगी। उसके बाद ही बड़े कदम उठाने की योजना थी। लेकिन इस व्यक्ति के साथ मैं एक और बहुत तेज रास्ता बनता हुआ देख सकता था। मैंने नीले बालों वाली महिला की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी वही ठंडा भाव था, और कहा, क्या आप सचमुच मानते हैं कि मेरे स्तर की ताकत वाले किसी व्यक्ति का आपके स्तर के किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ, मुझे अपने अद्वितीय कौशल पर पूरा भरोसा है। ये कभी भी गलत नहीं रहा। इतना कहने के बाद मैं भविष्य में आपके साथ मिलकर काम करना पसंद करूंगा। आपको जो भी चाहिए मुझे बताएं। मैं आपको अपनी सारी शक्ति प्रदान करूंगा, साथ ही आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करूंगा। मैंने ऐसी बातें सुनी जो सच होने से बहुत अच्छी लग रही थीं। इस राज्य की राजकुमारी मुझे जो कुछ भी करना चाहती थी उसमें अपना पूरा समर्थन देगी, क्योंकि उसके कौशल ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। बहुत बढ़िया, यह एक ऐसा अवसर है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। मैं इसका उपयोग इस भूमि पर संभवतः बहुत कम समय में कब्जा करने के लिए करूंगा, जितना मैंने सोचा था। 1 वर्ष या उससे अधिक की संभावित अवधि को संभवतः महीनों में घटाया जा सकता है। ठीक है, मैं खेलूंगा। हमारे रिश्ते को शुरू करने की सद्भावना के एक उपाय के रूप में मैं राक्षस राजाओं के घुसपैठ के बारे में सबसे बड़ा रहस्य साझा करूंगा, जो वर्तमान में महाद्वीप के केंद्र में अपनी सेना का निर्माण कर रहे हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिस तक केवल शेष राज्यों के राजघरानों की ही पहुंच है, और ऐसा कुछ जो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। हाथ हिलाने पर हमारे बीच एक शानदार टेबल दिखाई दी, जिस पर विपरीत दिशा में 2 सीटें थीं। खाने की जगमगाती ट्रे एक के बाद एक दिखाई देने लगी, जबकि उसकी पतली उंगलियों पर एक सुनहरी अंगूठी चमकती रही। जैसे ही उसने मुझे बैठने के लिए इशारा किया, टेबल जल्दी सबसे अलौकिक भोजन से भर गई जो मैंने कभी देखा था। मुझे आपका कुछ समय लेने दीजिए और मैं आपको उस षड्यंत्र का विशाल रहस्य बताऊंगा जिसने इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को राक्षसों के हाथों में पहुंचा दिया। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि शायद कुछ दिनों में एपिक रैंक वाला कौशल प्राप्त करना बहुत दूर की बात थी, और मुझे 1 या 2 हफ्ते और लग सकते हैं, क्योंकि उच्च रैंक वाले कौशल को बढ़ने में समय लगता है। कौशल के निरंतर पीसने और इतने घंटों तक राक्षसों को मारने के बाद जो एक चीज मुझे अपने मानस के लिए मददगार लगी, वो थी एक नया शौक जो मैंने खुद को करते हुए पाया। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।